छोटे फीनिक्स की बेबसी और जिद की वजह से आखिरकार जटायु अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। फीनिक्स की निर्वाण अग्नि ने छोटे फीनिक्स और जटायु की मानसिक ऊर्जा को एक साथ जोड़ दिया था। लेकिन अगर सही मायने में कहा जाए तो ये पूरी तरह मिलना नहीं था, बल्कि दोनों के बीच एक गहरा लिंक बन गया था। निया ने छोटे जटायु को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। उसकी नज़र उसी समय छोटे फीनिक्स पर गई जो उसके पास था। निर्वाण से गुजरने के बाद छोटा फीनिक्स साफ तौर पर पहले से बड़ा हो गया था और उसके लाल लाल जलते पंख अब जटायु से काफी मिलते जुलते लग रहे थे। पुरुष फीनिक्स ने शांत स्वर में कहा, भले ही ये एक लिंक है, लेकिन सच कहें तो ये जादुई जानवर और इंसान के बीच होने वाले कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही है। इस बच्चे ने जटायु के साथ मानसिक संबंध बना लिया है और आगे चलकर ये अपनी मानसिक ऊर्जा से उससे जुड़ा रह सकेगा। वो थोड़ा रुका, फिर आगे बोला, और इसके पुनर्जन्म के दौरान जटायु की आग का असर भी इस पर पड़ा है, जिसकी वजह से ये बच्चा आम फीनिक्स से कहीं ज्यादा ताकतवर तरीके से आग को कंट्रोल कर पाएगा। उसकी आंखों में हल्की संतुष्टि थी, क्योंकि सच में ये एक तरह से मुसीबत में मिला फायदा था। हर फीनिक्स को मरने के बाद पुनर्जन्म का मौका नहीं मिलता, लेकिन छोटे फीनिक्स ने पहली ही बार में ये कर दिखाया। और ये साफ था कि ये सब जटायु पर उसकी निर्भरता की वजह से हुआ था। भले ही वो अभी छोटा था, लेकिन उसने जटायु को पहले ही अपना परिवार मान लिया था, और शायद सिर्फ मरने की उस जिद ने ही उसके अंदर पुनर्जन्म की शक्ति को जगा दिया। निया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो सिर हिलाते हुए बार बार बुदबुदाए, तुम दोनों ठीक हो, बस यही काफी है, बस यही। उसकी आवाज भर्रा गई थी, गला रुंध चुका था। जटायु और छोटे फीनिक्स का जिंदा होना उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी राहत थी, लेकिन शायद उसकी भावनाएं बहुत ज्यादा उफान पर थीं, या फिर मौत का दूध बाली ने उसकी ताकत बहुत ज्यादा खींच ली थी। आखिरकार निया का शरीर ढीला पड़ गया और वो जालिम की बाहों में ही बेहोश होकर सो गई। जालिम ने धीरे से अपना सिर झुकाया और उसके माथे को हल्के से चूम लिया। उसकी आंखों में दर्द भी था और सुकून भी। उसने बिना कुछ कहे निया की जगह खुद संभाल ली और इस युद्ध को पूरी तरह खत्म करने का काम अपने हाथ में ले लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लगातार दो बड़ी लड़ाइयों ने अखंड सूर्य भूमि को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। कमजोर स्तर के दानव अब अपने पहले के सिर्फ 10वें हिस्से तक रह गए थे। मध्य स्तर के दानवों को इससे भी ज्यादा नुकसान हुआ था, और ऊंचे स्तर के दानव, उनकी संख्या भी आधी रह गई थी। भेड़िया टोली ने अपने 20 से ज्यादा साथियों को खो दिया था, और सूर्य कब्रिस्तान से भागकर आए गांव वालों, जिन्हें नवीन चाचा जी लेकर आए थे, उनमें भी भारी नुकसान हुआ था। ये लड़ाई सच में बहुत भयानक थी, लेकिन इन दो लड़ाइयों के बाद अखंड सूर्य भूमि का नाम अब पूरे मंथन ग्रह में आग की तरह फैलने वाला था। अब चारों देशों में से कोई भी इन खतरनाक लोगों से टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जालिम ने वाखरन, बुजुर्ग वकराल जी और शत्रुघ्न को आजाद कर दिया। ये तीनों प्रमुख पहले ही कालकोठरी के बाहर से आती लगातार दानवों की दहाड़ सुन चुके थे, लेकिन जब वो बाहर निकले और शहर के बाहर लाशों का पहाड़ देखा, तो उनकी आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। आर्यन आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, अखंड सूर्य भूमि तुम्हें इलाज की कुछ सुविधा देगी, लेकिन उसके बाद तुम्हें तुरंत यहां से जाना होगा। उसने सीधा उनकी आंखों में देखा, तुम अपने वादे निभाओ या नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखना, अगली बार जो भी देश अखंड सूर्य भूमि पर हमला करेगा। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई, हम पूरी ताकत के साथ बाहर निकलेंगे और उस देश को जड़ से मिटा देंगे। ये साफ चेतावनी थी। वाखरन और बाकी लोग अपने सैनिकों से इस युद्ध की पूरी कहानी सुन चुके थे। अब वाखरन और शत्रुघ्न के दिल में निया के लिए सच्चा सम्मान पैदा हो चुका था। वो चाहती तो चारों देशों की सेना को आगे करके उन्हें मरने के लिए भेज सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने निजी बदले के लिए कभी अपनी जगह का गलत इस्तेमाल नहीं किया। शत्रुघ्न ने आगे बढ़कर गंभीर स्वर में कहा, कृपया शहर प्रमुख निया जी को मेरी तरफ से धन्यवाद कहिए। मैं, शत्रुघ्न, अपने शब्दों का पक्का हूं। उसने सीना तानकर कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, दिव्य पंख भूमि कभी भी इस धरती पर दोबारा कदम नहीं रखेगी। वाखरन ने भी सिर झुकाकर कहा, देश लौटते ही मैं सम्राट को सब कुछ बताऊंगा। मुझे यकीन है वो सही फैसला लेंगे। लेकिन इन सब के बीच बुजुर्ग वकराल जी चुप थे, पूरी तरह खामोश। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बाकी किसी को समझ नहीं आ रहा था। क्या वो सच में हार मान चुके थे, या उनके दिमाग में कोई और ही खतरनाक चाल चल रही थी? तो नमस्कार दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा सीजन है, लेकिन
यकीन मानिए, इस तरह की रोचक, मनोरंजक और रहस्यों से भरी कहानी आपको जरूर अपना दीवाना बना देगी। सभी घायल लोगों का इलाज चल रहा था और सारे सैनिक आराम कर रहे थे। सिर्फ एक ही दिन में अखंड सूर्य भूमि ने दो भयानक लड़ाइयों का सामना किया था। जब रात हुई तब भी लोगों के दिलों में उस दिन की हर घटना ताजा थी। सबने चुपचाप अपनी नजरें झुका ली और अपने मारे गए साथियों के लिए शोक मनाने लगे। वो रात अखंड सूर्य भूमि के हर इंसान के लिए बहुत भारी थी। उन्होंने अपने दोस्त खो दिए थे, अपने भाई खो दिए थे, उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था। ऐसी जीत पर कोई खुश नहीं हो सकता था। अगर मुमकिन होता तो वो चाहते कि ये सब कभी हुआ ही न होता। निया बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी, उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। जालिम और सिद्धार्थ जी बिस्तर के पास खड़े थे, दोनों के चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। छोटी निया ने इस बार अपनी ताकत हद से ज्यादा इस्तेमाल कर ली, पता नहीं वो कब होश में आएगी। सिद्धार्थ जी का चेहरा भी पीला पड़ चुका था। उनकी अपनी शक्ति के विपरीत असर ने उन्हें अंदर से बुरी तरह घायल कर दिया था, लेकिन उन्हें अपने घावों की परवाह करने का वक्त ही नहीं था। बिस्तर पर पड़ी निया अभी भी अपनी बाहों में सोए हुए जटायु को कसकर पकड़े हुए थी। वो अपने उस साथी को छोड़ना ही नहीं चाहती थी, जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। जालिम चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठा था। उसकी पतली उंगलियां निया के माथे पर टिकी हुई थीं और उसकी हथेलियों से हल्की सी रोशनी निकलकर निया के शरीर में जा रही थी। आप अभी अभी जागे हैं, अगर ऐसे ही अपनी ताकत खर्च करेंगे तो, सिद्धार्थ जी ने चिंता से कहा। भले ही जालिम बहुत ताकतवर था, लेकिन वो अभी सिर्फ आत्मा की अवस्था में था। जीवन वृक्ष को ठीक करने में उसकी बहुत ऊर्जा खर्च हो चुकी थी, इसलिए सिद्धार्थ जी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी जाग जाएगा। मैं ठीक हूँ, जालिम ने धीरे से कहा। उसकी नजरें अब भी निया पर टिकी हुई थीं और उनमें एक भारीपन था। उसी समय अघोरा और पराग बाहर से अंदर आए। उनके हाथों में कई बोतलें थीं। महामहिम हर्बलिस्ट करण जी ने कहा है कि मास्टर को इनकी जरूरत पड़ेगी। अघोरा की आंखें लाल हो गई थीं। एक खाने के शौकीन के लिए आज का दिन ऐसा था कि उसका खाने से भी मन उठ गया था। जटायु की दर्दनाक हालत और निया की बेहोशी, ये सब उस सीधे साधे दानव बिस्ट के लिए बहुत भारी था। दीदी कैसी हैं? पराग ने चिंता से निया की तरफ देखा। जब तक मैं यहाँ हूँ उसे कुछ नहीं होगा, जालिम ने बिना नजर हटाए जवाब दिया। सिद्धार्थ जी ने उन सभी औषधियों को एक एक करके चेक किया। उनमें सिर्फ घाव भरने वाली औषधियां ही नहीं थीं, बल्कि जादू और शारीरिक साधना को वापस लाने वाली कई औषधियां भी थीं। ये औषधियां निया के लिए बहुत जरूरी थीं। अघोरा एक तरफ चुपचाप बैठ गया। पराग ने अपने होंठ भींचे और बोला, यनकेश अभी भी बेहोश है, मैं जाकर उसे देखता हूँ। पराग को अच्छी तरह पता था कि निया अपने पांचों साथियों की कितनी परवाह करती है। अगर यनकेश का इलाज न हुआ और निया ने होश में आकर उसे उस हालत में देखा तो वो और भी टूट जाएगी। इस वक्त पराग जो कर सकता था वो यही था कि निया के बेहोश रहने के दौरान सब कुछ संभाले। बहुत धन्यवाद। अगर तुम्हें कासिम और नवीन चाचा मिले तो उन्हें यहाँ आने के लिए कह देना, सिद्धार्थ जी ने कहा। पराग की तरह वो भी निया के खून के रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन उसके लिए उनकी भावनाएं किसी परिवार से कम नहीं थीं। पराग ने चुपचाप सिर हिलाया। उसने एक आखिरी बार बिस्तर पर पड़ी निया को देखा, उसकी आंखों में झलकती चिंता साफ थी। और फिर वो मुड़कर बाहर चला गया। उसकी दीदी बेहोश थी तो अब उसे ही अखंड सूर्य भूमि की जिम्मेदारी संभालनी थी, ताकि जब वो जागे तो उस पर मानसिक बोझ थोड़ा कम हो। पराग के दिल में एक ही बात बार बार गूंज रही थी, वो अपनी ही दीदी की रक्षा नहीं कर पाया, और यही कसक अब उसके अंदर धीरे धीरे आग बनकर जलने लगी थी। और शायद ये आग आगे चलकर कुछ ऐसा करने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो जब सब शांत है तो क्या कोई खतरा अब भी निया की तरफ बढ़ रहा है? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। 3 दिन बाद निया आखिरकार होश में आए और अखंड सूर्य भूमि के सभी लोगों ने राहत की गहरी सांस ली। इन 3 दिनों में जालिम और सिद्धार्थ जी ने युद्ध के बाद की सारी व्यवस्था संभाल ली थी। जब निया जागी तब तक सब कुछ पहले ही सुलझाया जा चुका था। कुर्सी पर बैठी निया ने अपने हाथों में पकड़े छोटे जटायु को नीचे देखते हुए हल्के से सांस छोड़ी। छोटे फीनिक्स का ख्याल उस जोड़े ने रखा हुआ था। मुझे लग रहा है कि 4 राष्ट्र गठबंधन और दानव बिस्ट की लहर के बीच का अंतर बहुत कम था। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर ये दोनों लड़ाइयां निर्धारित की हों, आर्यन ने निया को देखते हुए कहा, जो गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई थीं, जैसे कोई बड़ा राज जोड़ने की कोशिश कर रहा हो।
अगर ये एक ही बार की बात होती तो ना चार राष्ट्र गठबंधन और ना ही दानव बिस्ट हमें इतना नुकसान पहुंचा पाते, लेकिन ये दोनों लड़ाइयां एक ही दिन में हुई। क्या ये बहुत बड़ा इत्तेफाक नहीं है? आर्यन की बात बिल्कुल सही थी। अखंड सूर्य भूमि पहले से ही दानव बिस्ट की लहर का सामना करने की तैयारी कर रही थी। हर शहर में बचाव और हमला दोनों के इंतजाम किए गए थे। लेकिन चार राष्ट्र गठबंधन ने बीच में दखल देकर सीधे शहरों के बीच की रक्षा रेखा को तोड़ दिया और उसी वजह से अखंड सूर्य भूमि को बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ा। निया की उंगलियां कुर्सी के किनारे पर हल्के हल्के दबने लगी। यनकेश की हालत कैसी है? उसने सिर उठाकर आर्यन की तरफ देखा। जिस दिन यनकेश की बीमारी फिर से उभरी थी, उसे यातनेश वापस अखंड सूर्य भूमि ले आया था ताकि वो दवाइयां ले सके। लेकिन बीमारी अचानक बढ़ गई और ऊपर से 2 लड़ाइयों में उसकी ताकत भी खत्म हो गई। अब उसकी हालत बेहद अस्थिर हो चुकी थी। आर्यन ने धीरे से सांस छोड़ी। नवीन चाचा और महामहिम हर्बलिस्ट करण जी ने उसे चेक किया है। इस बार बीमारी ने उसके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब उसके परिवार की दवाइयां भी उसकी बीमारी को दबा नहीं पा रही। हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। ये सुनते ही कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। युद्ध के बाद निया और यनकेश दोनों के बेहोश होने ने बाकी 5 साथियों को अंदर से हिला दिया था। निया तो अब ठीक हो चुकी थी, लेकिन यनकेश, उसकी हालत अभी भी खतरे में थी। निया की आंखों में एक ठंडी दृढ़ता चमकी। आर्यन, तुरंत एक जहाज तैयार करवाओ, हमें चंद्र महाद्वीप जाना होगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें आदेश की ताकत साफ महसूस हो रही थी। जी, जीवन वृक्ष का फल, शायद वो यनकेश की बीमारी में काम आ सके। लुवांश राजा मुझ पर एहसानमंद है, उससे एक फल मांगना मुश्किल नहीं होगा। आर्यन ने बिना देर किए सिर हिला दिया। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। निया ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर उसकी नजरें धीरे धीरे गंभीर हो गईं। और जो तुमने कहा कि किसी ने जानबूझकर ये दोनों हमले करवाए। उसकी उंगलियां अब कसकर मुट्ठी में बदल चुकी थीं। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, लेकिन सवाल ये है, आखिर वो कौन है जो हमें हर हाल में मारना चाहता है? निया के दुश्मन बहुत थे, लेकिन उनमें से कोई भी इतना ताकतवर नहीं था कि कालकेतु या सितारा महल को हिला सके। कल ही वाखरन और बाकी लोग अपने सैनिकों के साथ अखंड सूर्य भूमि छोड़कर अपने अपने देशों में लौट गए थे। जाते वक्त वाखरन और शत्रुघ्न ने इशारों में बताया था कि 4 देशों का हमला कहीं ना कहीं सितारा महल से जुड़ा हुआ था। निया का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। सितारा महल से उसकी दुश्मनी तो थी, लेकिन वो ये नहीं मानती थी कि वो लोग कालकेतु को बुला सकते हैं। चाहे सितारा महल कितना भी गिर चुका हो, लेकिन जब वो बना था तब उसने दानव जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इंसानों के दिल में दानवों के खिलाफ नफरत गहरी जड़ें जमा चुकी थी, इसलिए उनका दानवों के साथ हाथ मिलाना लगभग नामुमकिन था। वरना चाहे उनकी कितनी भी प्रतिष्ठा क्यों ना हो, जैसे ही ये बात सामने आती, पूरे मंथन गृह में उन्हें सबसे बड़ा गुनहगार माना जाता। और फिर निया की आंखों में एक ठंडी हंसी चमकी। कालकेतु, वो इंसानों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। अगर सितारा महल उसके सामने झुककर उसे मनाने की कोशिश भी करता, तो वो शायद उन्हें कुचलकर आगे बढ़ जाता। तो फिर ये खेल आखिर खेल कौन रहा था? और सबसे खतरनाक बात, क्या वो दुश्मन अभी भी छाया में बैठकर अगला वार करने का इंतजार कर रहा था? आखिर वो कौन था जिसने कालकेतु और सितारा महल के साथ मिलकर निया को मारने की साजिश रची थी? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं था। आर्यन ने अपनी भौहें दबाते हुए गहरी सांस ली। मैंने इस दौरान हुए नुकसान का हिसाब लगाया है, कुल मिलाकर 11 शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं और अखंड सूर्य भूमि की एक शहर दीवार भी टूट चुकी है। अनगिनत सैनिक और बिस्ट बलिदान हो गए। उसकी आवाज में थकान साफ झलक रही थी। इन शहरों को फिर से खड़ा करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। शहरों का नष्ट होना एक बात थी, लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी ये थी कि उन 11 शहरों के नीचे बने भूमिगत शहर भी पूरी तरह उड़ गए थे। उन्हें दोबारा बनाना कहीं ज्यादा मुश्किल था। आर्यन ने हल्का सा सिर झुकाया। अच्छी बात यह है कि हमारे पास फंड्स की कमी नहीं है, इसलिए नुकसान इतना भारी नहीं पड़ेगा। उसकी नज़र निया पर गई। उसके द्वारा जमा की गई दौलत अब एक चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच चुकी थी। इतनी मजबूत आर्थिक ताकत के साथ शहरों को फिर से बसाना बस वक्त की बात थी। निया ने बिना वक्त गंवाए आदेश दिया, बाकी 4 मुख्य शहरों के लोगों को उनके पुराने शहरों में वापस भेज दो और जो शहर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उनके लोगों को फिलहाल दूसरे शहरों में बसाओ। इस दौरान उन्हें सही मुआवजा भी दिया जाए। युद्ध जीतने के बाद भी काम खत्म नहीं होता था। ठीक है, आर्यन ने सिर हिलाया।
अब वो वीरान भूमि का सबसे बड़ा वित्त संभालने वाला बन चुका था। तभी सिद्धार्थ जी ने निया की तरफ देखते हुए अचानक पूछा, निया, तुम्हें याद है कल के तू जाते वक्त क्या कहकर गया था? निया हल्का सा चौंकी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने क्या कहा था? उस वक्त वो आधी बेहोशी में थी, उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। जालिम और सिद्धार्थ जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर जालिम ने धीरे से कहा, कल के तू 3 साल बाद दानव जाति को लेकर मंथन ग्रह पर हमला करेगा क्या? निया पूरी तरह सन्न रह गई। कमरे में बैठे सभी लोगों के चेहरे एक पल में बदल गए। दानव जाति मंथन ग्रह पर हमला करेगी? क्या इसका मतलब देव और दानवों के बीच फिर से युद्ध होने वाला था? और सबसे बड़ी बात, अब उनके पास कोई देव भी नहीं था। क्या दानवों का रास्ता बंद नहीं कर दिया गया था? तन्मय निझूमी ने अविश्वास से कहा। उसे ये खबर सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ जी ने भारी सांस लेते हुए कहा, मैंने उस रास्ते पर जो मुहर लगाई थी वो अब काफी कमजोर हो चुकी है। अगर देवभूमि के दूत उसे दिन रात मजबूत ना करते तो वो मुहर कब की टूट चुकी होती। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। अब जब कालकेतु इंसानों की दुनिया में लौट आया है तो उसके लिए उस मुहर को तोड़ना नामुमकिन नहीं है। और वो यूं ही ये धमकी देकर नहीं गया होगा। कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। तो दानव जाति सच में आने वाली है। फिर हम क्या करेंगे? तन्मय निझूमी पूरी तरह टूट गया था। सिर्फ देव ही दानवों का सामना कर सकते थे। और अब यहाँ सिर्फ जालिम था, वो भी आत्मा के रूप में। और सिद्धार्थ जी एक अर्ध देव। ये लड़ाई कैसे जीती जाएगी? निया ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक जिद चमक रही थी। देव जाति खत्म हो चुकी है, अब हमें खुद पर ही भरोसा करना होगा। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें अटूट दृढ़ता थी। सिद्धार्थ जी ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, अगर हमें दानव जाति से लड़ना है तो पहले बाकी 6 जातियों को एकजुट करना होगा, वरना सिर्फ इंसानों के दम पर इस दानव सेना का सामना करना नामुमकिन है। लिश्यांग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कहना आसान है, करना नहीं। उसने सबकी तरफ देखा। अभी अलग अलग जातियों के बीच रिश्ते बहुत खराब हैं, सिर्फ लुवाश ही हैं जिनका इंसानों से थोड़ा बहुत संपर्क है। समुद्री जीव गहरे समुद्र में रहते हैं, सैकड़ों सालों से किसी ने उन्हें देखा तक नहीं। ड्रैगन लोग ड्रैगन आइलैंड पर रहते हैं और आज तक किसी को उस जगह की असली ठिकाना तक नहीं पता। बौने, उनका तो कोई पता ही नहीं है, जैसे वो गायब हो गए हों। उसने थोड़ा रुककर गहरी नजरों से सबकी तरफ देखा। और जहां तक मृत जीवों की बात है, उसके शब्द वहीं अधूरे रह गए। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया, क्योंकि सब जानते थे अगर वो आखिरी जाति भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई तो आने वाला युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि पूरे मंथन ग्रह के अस्तित्व की आखिरी जंग बन जाएगा। और शायद इस बार हार का मतलब होगा पूरी दुनिया का अंत। जब दानवों ने अलग अलग महाद्वीपों पर हमला किया था तब मृत जीव खुलकर सामने आए थे और सीधे दानवों के साथ खड़े हो गए थे। ये कहा जा सकता था कि मृत जीवों और दानवों के बीच रिश्ता काफी गहरा था। इस जाति से यह उम्मीद करना कि वो दानवों के खिलाफ खड़ी होगी लगभग नामुमकिन था। लेकिन अगर मृत जीव साथ नहीं आए तो सिर्फ इंसानों, समुद्री जीवों, लुवाश, बौनों और ड्रैगनों के भरोसे लड़ना बेहद मुश्किल हो जाता। इन 5 बड़ी जातियों में सिर्फ ड्रैगन जाति को ही असली ताकतवर माना जा सकता था। लेकिन ड्रैगनों की संख्या हमेशा बहुत कम रही थी। ज्यादा से ज्यादा उनकी संख्या 10 लाख के आसपास ही होती थी, जबकि इंसानों की संख्या करोड़ों में थी। फिर भी ताकत के मामले में ये तुलना बहुत ही कमजोर लगती थी। बाकी 4 जातियां दानवों के सामने लगभग नाजुक ही लगती थीं। निया ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, चाहे कितना भी मुश्किल हो, हमें कोशिश करनी ही होगी। मुझे यकीन है कि जब बाकी जातियों को पता चलेगा कि दानव जाति ने हमला कर दिया है तो वो चुप नहीं बैठेगी। असल में गठबंधन बनाना निया को मुश्किल नहीं लग रहा था, क्योंकि दानवों के पिछले हमले के समय 6 जातियां पहले भी एक साथ मिलकर लड़ी थीं। लेकिन उस समय नेतृत्व देव जाति के हाथ में था। अब जब देव जाति लगभग खत्म हो चुकी थी तो 5 जातियों को एक साथ जोड़ना ही सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। ताकत के हिसाब से ड्रैगन जाति सबसे ऊपर थी, लेकिन ड्रैगन जाति एकदम सीधी सादी दिमाग वाली थी। लड़ना मारना उनके लिए आसान था, लेकिन युद्ध की योजना बनाना और पूरे सैन्य शिविर को संभालना ये उनके बस की बात नहीं थी। ड्रैगनों के बाद आते थे लुवाश। वो काफी बुद्धिमान थे, लेकिन उनकी प्रकृति ही ऐसी थी कि वो पूरे युद्ध का नेतृत्व नहीं कर सकते थे। बौनों की तो बात ही अलग थी। वो एक ऐसी जाति थी जो हर समय फटने को तैयार बम जैसी थी।
सिर्फ हथियार बनाने के समय ही उनकी समझदारी काम करती थी, बाकी समय तो वो खुद ही खतरा बने रहते थे। और समुद्री जीव। निया ने माथे पर हाथ रख लिया, जैसे सिर दर्द होने लगा हो। समुद्री जीवों की समझ बोनों से भी कम थी जब बात पूरे हालात को समझने की आती थी। अब बचते थे इंसान। युद्ध का सबसे ज्यादा अनुभव अगर किसी के पास था तो वो इंसानों के पास ही था, क्योंकि देव दानव युद्ध खत्म होने के बाद भी इंसानों के बीच लड़ाइयां कभी रुकी ही नहीं। वो लगातार युद्ध की आग में तपते रहे थे। लेकिन बाकी जातियों की नज़र में इंसानों की छवि दानवों और मृत जीवों के बाद सबसे खराब थी। उनकी नज़र में इंसान कमजोर भी थे और धोखेबाज भी। ऐसे घमंडी और स्वाभिमानी लोगों को इंसानों की बात मानने के लिए मनाना, जितना निया सोचती उतना ही उसे ये नामुमकिन लगता। निया का मन किया कि वो रो पड़े, लेकिन आंसू भी नहीं निकले। वो मन ही मन सोच रही थी, काश वो चारों देशों के शासकों को पकड़कर सैकड़ों थप्पड़ मार सके। क्या तुम लोग इंसानों की इज्जत पूरी तरह मिटाना चाहते हो? इंसानों की बदनाम छवि का सबसे बड़ा कारण था चारों देशों के बीच लगातार धोखा और आपसी लड़ाई। बाहरी दुश्मन ना भी हो तो भी ये लोग आपस में लड़ने में खुश रहते थे। बाकी जातियों की नज़र में ये एक अजीब और हास्यास्पद बात थी। अगर कोई लुवाश अपने लुवाश राजा के खिलाफ जाने की हिम्मत करता तो बाकी एल्व लुवाश जिंदा ही डूबा देते अपनी नफरत में। युद्ध ने इंसानों को आगे बढ़ाया जरूर था, लेकिन उसी युद्ध ने उनकी ताकत को तोड़ भी दिया था और उन्हें एकजुट होने से रोक दिया था। आर्यन ने धीरे से कहा, मुझे लगता है अगर हमें बाकी जातियों के साथ मिलकर लड़ना है तो सबसे पहले हमें मंथन ग्रह के अंदर चल रही आपसी लड़ाइयों को खत्म करना होगा। उसे अच्छी तरह पता था कि बाकी जातियों के दिल में इंसानों की छवि कितनी खराब है। तभी सिद्धार्थ जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, इतने निराश मत हो, कम से कम हमारे पास एक अच्छी खबर तो है। निया ने चौंक कर पूछा, क्या? सिद्धार्थ जी ने अपनी नज़र जालिम की तरफ घुमाई, जो चुपचाप निया के पास बैठा था। इस दुनिया का इकलौता देव अभी भी इंसानों के साथ है। जालिम ने हल्का सा भौं उठाया और उसी पल कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे आने वाले समय में यही एक उम्मीद या फिर सबसे बड़ा तूफान बनने वाला हो। खनखार तन्मय निझूमी थोड़ा झिझकते हुए बोला, उसकी नज़र जालिम पर टिक गई। आप चाहते हैं कि जालिम जी? उसकी आवाज़ हल्की सी दब गई। भले ही वो जानता था कि जालिम और निया के बीच कुछ खास चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके दिल में जालिम के लिए गहरा सम्मान था। सिद्धार्थ जी हल्का मुस्कुराए, उनकी आंखों में पहले से ही जवाब साफ था। जालिम युद्ध देव हैं। अगर देव जाति खत्म भी नहीं हुई होती तब भी परम देव के गायब होने पर आखिरी फैसला इन्हीं का होता। अभी के समय में ये देव जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। निया ने धीरे से अपना सिर उठाकर जालिम की तरफ देखा, उसकी आंखों में हल्की सी झिझक थी। वो ये नहीं जानती थी कि जालिम इसके लिए तैयार होंगे या नहीं। जालिम ने उसकी नज़र महसूस की, उनकी आंखें नर्म पड़ गईं। ठीक है, बस एक शब्द, लेकिन उसमें पूरा भरोसा था। अगले ही पल उन्होंने अपना हाथ उठाया और बड़े ही स्नेह से निया के सिर पर रखकर हल्के से सहला दिया। उनके चेहरे पर वो शांत मुस्कान थी, जैसे कह रहे हो तुम्हारे लिए कुछ भी। निया का चेहरा तुरंत लाल हो गया। तन्मय निझूमी की आंखें फैल गईं। धड़ाम, उसके दिमाग में जैसे कुछ फट गया हो। अरे यार, वो मन ही मन चिल्लाया, ये लोग हर जगह प्यार दिखाना जरूरी समझते हैं क्या? हमारी आंखें ही चौंधिया दी। कमरे का माहौल कुछ सेकंड के लिए अजीब हो गया, लेकिन सिद्धार्थ जी ने बिना रुके आगे कहा, असुरा के रूप में जालिम का होना बहुत कुछ आसान कर देगा, लेकिन उससे पहले इंसानों को अपनी आपसी नफरत छोड़नी होगी और एक नेता चुनना होगा। तभी बाकी जातियों से बात हो सकती है। तन्मय निझूमी धीरे से बुदबुदाया, उन्हें नेता चुनने को कहना, उससे अच्छा तो उन्हें मार ही दो। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। चारों देशों का गठबंधन आग और पानी जैसा था। हजारों सालों से वो खुलकर और छुपकर एक दूसरे से लड़ते आ रहे थे। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। अगर अभी उन्हें कहा जाए कि एक प्रतिनिधि चुनो, तो पक्का खून खराबा होगा। चार देशों के बीच सीधा युद्ध। और ये सोचकर तन्मय के अंदर का तमाशा देखने वाला इंसान जाग गया। मजा आएगा, उसने मन ही मन सोचा। आर्यन ने गहरी सांस ली, उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अगर ये खबर अभी बाकी चार देशों के शासकों तक पहुंची तो वो पहले आपस में ही लड़ेंगे। जब तक कोई एक जीतकर बाहर निकलेगा तब तक इंसान खुद ही कमजोर हो जाएंगे। और फिर दानव जाति से लड़ना। उसने सिर झुका लिया। शर्म की बात है, इतने लंबे आराम भरे समय में शक्तिशाली लोग हजारों साल पहले की सीख भूल चुके थे।
उनकी आंखों में सिर्फ सत्ता की भूख रह गई थी। तभी निया ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। तो फिर हमें उनकी मंजूरी की जरूरत ही नहीं है। कमरे में सब चौंक गए। लिश्यांग ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? निया ने एक पैर दूसरे पर रखकर आराम से बैठते हुए जटायु को एक हाथ में पकड़ लिया। दूसरे हाथ से अपनी ठुड्डी टिकाई और हल्की मुस्कान के साथ सबकी तरफ देखा। उसकी मुस्कान खतरनाक थी। सीधी बात है, इंसानों का प्रतिनिधि बनने के लिए मुझे उन 4 देशों के बेवकूफों की इजाजत नहीं चाहिए। उसकी आंखें चमक उठीं। अगर उन्हें दिक्कत है तो मैं उन्हें तब तक पीटूंगी जब तक वो मान नहीं जाते। पूरा कमरा जम गया। मैं ही प्रतिनिधि बनूंगी। उसकी आवाज में ऐसा दबदबा था कि किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। एक ऐसी जाति जिसमें एकता नहीं है। वहां अगर कोई बेहद ताकतवर इंसान खड़ा हो जाए तो लोग खुद ही झुक जाते हैं। और निया वही बनने जा रही थी। वो किसी के सामने झुकने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उन बेवकूफों को अपनी किस्मत सौंपने से बेहतर वो खुद ही उसे छीन लेना चाहती थी। पीट कर मनवाओगी? सबके चेहरे पर अजीब सा भाव था। उनकी प्रमुख सच में पागल हो गई थी क्या? या फिर वो इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि उसे किसी की परवाह ही नहीं थी? लिश्यांग ने धीरे से कहा, निया, अभी हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम बाकी देशों से लड़ सकें। निया ने भौहें उठाईं। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। लड़ाई? उसने हल्का सा सिर टेढ़ा किया। क्या मुझे उनके लिए हजारों सैनिक भेजने की जरूरत है? उसकी आवाज ठंडी हो गई। मैंने पहले ही कहा था, ये हिसाब मैं बाद में चुकाऊंगी। 4 देश और सितारा महल। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक दौड़ गई। तुम लोग इसकी चिंता मत करो। ये काम मैं और आर्यन संभाल लेंगे। कमरे में हवा भारी हो गई। हर कोई समझ गया था, निया अब सिर्फ योजना नहीं बना रही थी, वो खुद तूफान बनने जा रही थी। और जब तूफान उठता है तो वो सिर्फ दुश्मनों को नहीं, पूरी दुनिया की किस्मत बदल देता है। लेकिन क्या सच में निया अकेले 4 देशों और सितारा महल को झुका पाएगी, या इस फैसले से एक और विनाशकारी युद्ध शुरू होने वाला था? रंगून साम्राज्य के महल के अंदर वाखरंग ने वीरान भूमि में जो कुछ भी हुआ था वो सब विस्तार से महाराज के सामने रख दिया। महाराज अपने सिंहासन पर बैठे थे, शांत चेहरा लिए सब सुन रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वाखरंग की बातें आगे बढ़ती गईं, उनका चेहरा उतना ही काला पड़ता गया। रंगून साम्राज्य की 10 लाख सेना वीरान भूमि में गई थी, लेकिन वापस लौटे सिर्फ 1 लाख। 9 लाख सैनिकों का खत्म हो जाना ये रंगून साम्राज्य के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। जैसे ही वाखरंग ने अपनी बात खत्म की, महाराज का चेहरा पूरी तरह राख जैसा पड़ गया। 4 देशों की 3 मिलियन सेना, और वो भी निया को नहीं हरा पाए। लाखों दानव बिस्ट के हमले के बावजूद अखंड सूर्य भूमि अब भी वीरान भूमि में खड़ी है। ये तो जैसे कोई मजाक हो। क्या तुम सच कह रहे हो? महाराज की आवाज हल्के से कांप गई। वाखरंग ने सीधा खड़े होकर कहा, मैं सच ही कह रहा हूं महाराज। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप युवराज लघुवीर जी से पूछ सकते हैं, उन्होंने खुद सब देखा है। वाखरंग ने अखंड सूर्य भूमि में दिया हुआ अपना वादा निभाया था। राजधानी लौटते ही वो सीधे महाराज से मिलने आया था। ये कैसे हो सकता है? निया अभी भी इंसान है। महाराज धीरे से सिंहासन पर ढह गए, जैसे उनके अंदर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। उन्होंने पहले भी सुना था कि निया दानवों के साथ मिली हुई है, लेकिन अब कौन समझाए उन्हें कि निया के पास अचानक 2 अमर बिस्ट कैसे आ गए? वो कैसे मौत का दूत बाली जैसे ब्रह्मलोक के स्वामी को बुला सकती है? और देवभूमि तो दानवों से नफरत करती है। तो फिर वो निया के साथ कैसे खड़ी हो गई, जो दानवों के साथ जुड़ी हुई है? उन्होंने तो अखंड सूर्य भूमि की मदद भी की, दानव बिस्ट के खिलाफ लड़ाई में। महाराज की पूरी सोच ही उलट पुलट हो चुकी थी। उनके पास शब्द ही नहीं बचे थे अपनी हालत बयान करने के लिए। निया कोई इंसान नहीं थी, वो एक डरावना रहस्य बन चुकी थी। लेकिन जो बात महाराज को सबसे ज्यादा चुभ रही थी वो थी सितारा महल की हरकत। 4 देशों की सेना वीरान भूमि में इसलिए भेजी गई थी क्योंकि सितारा महल ने उकसाया था। लेकिन अंत में वही सितारा महल किनारे खड़ा तमाशा देखता रहा। 9 लाख सैनिक, ये रंगून साम्राज्य की आधी से ज्यादा ताकत थी। सिर्फ उन सैनिकों के मुआवजे का बोझ ही पूरे खजाने को कर्ज में डुबो सकता था। महाराज का दिल जैसे खून रो रहा था। महाराज, मुझे कुछ कहना है। पता नहीं कहना सही होगा या नहीं। वाखरंग ने थोड़ा झुककर कहा, जो कहना है साफ साफ कहो। महाराज पहले ही बुरी तरह टूट चुके थे। वाखरंग ने गहरी सांस ली, फिर बोला,
चारों देशों का सितारा महल की बातों में आकर वीरान भूमि पर हमला करना एक बड़ी गलती थी। मैं पहले निया से मिल चुका हूं, वो चालाक या निर्दयी इंसान नहीं है। गलती। महाराज कड़वी हंसी हंस पड़े। अब ये जानकर क्या फायदा? हम पहले ही अखंड सूर्य भूमि को नाराज कर चुके हैं, क्या अब जाकर हाथ मिलाकर शांति कर सकते हैं? बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर। उन्होंने सिर हिलाया, उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। अगर समय वापस मिल जाता तो वो कभी भी इतनी आसानी से सितारा महल की बातों में आकर सेना नहीं भेजते। अब ना शहर मिला, ना ताकत बची, उल्टा निया और दानव बिस्ट ने उनकी 9 लाख सेना निगल ली। महाराज का मन कर रहा था वो खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारे। शायद अभी भी देर नहीं हुई है, वाखरंग ने धीरे से सिर उठाकर कहा। महाराज ने उसकी तरफ देखा। जब दानव बिस्ट का हमला आया था तब निया ने हमारे चारों देशों के सैनिकों को अपने शहर में शरण दी। इससे साफ है कि वो छोटी सोच वाली नहीं है। उम्र भले कम हो लेकिन उसकी सोच बड़ी है। वाखरंग की आंखों में हल्की चमक आ गई। हमले के बाद भी उसने हमारे सैनिकों को नहीं मारा, बल्कि अपने लोगों से उनका इलाज करवाया। अगर हम सच्चे दिल से माफी मांगें तो मुझे यकीन है कि वो रंगून साम्राज्य को खत्म नहीं करेगी। महल के अंदर एक भारी सन्नाटा छा गया। महाराज की उंगलियां सिंहासन पर धीरे धीरे थरथरा रही थीं। क्या वो सच में उस लड़की के सामने झुकेंगे जिसे कभी उन्होंने एक मामूली दुश्मन समझा था, या फिर उनका अहंकार पूरे साम्राज्य को और गहरी खाई में धकेल देगा? और इसी सवाल के साथ एक ऐसा फैसला सामने आने वाला था जो पूरे मंथन ग्रह की किस्मत बदल सकता था। निया की आखिरी चाल ने चारों देशों के सैनिकों के बीच उसकी जबरदस्त इज्जत बना दी थी। जब वो लोग अपने अपने देशों में लौटे तो वाखरंग के अधीन सैनिक उस शहर प्रमुख की जमकर तारीफ कर रहे थे जिसने अपना वादा निभाया था। क्या ये सच में संभव है? महाराज ने अनिश्चित नजरों से वाखरंग की तरफ देखा। वाखरंग ने शांत स्वर में कहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए महाराज। अगर निया हमें छोड़ना नहीं चाहती तो उसे हमें जाने देने की जरूरत ही क्या थी? वो थोड़ा रुका, फिर आगे बोला, भले ही उसकी ताकत को नुकसान पहुंचा हो लेकिन उसके पास 2 अमर बिस्ट हैं। 4 देशों की बची हुई सेना सिर्फ 3-4 लाख है। अगर वो हमें मारना चाहती तो उन 2 अमर बिस्ट से ही काम खत्म हो जाता। ये कहते हुए वाखरंग खुद भी अंदर से हिल गया, क्योंकि सच कहें तो उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा वापस लौटेगा। महाराज कुछ देर तक चुप रहे, गहरी सोच में डूबे हुए। उन्हें अब साफ दिख रहा था, सितारा महल ने बिल्कुल बेरहमी से रंगून साम्राज्य को खाई के किनारे धकेल दिया था, और वो निया को दुश्मन बनाकर और खतरा नहीं मोल लेना चाहते थे। अचानक महाराज ने फैसला लिया, तुरंत निर्माण सामग्री और सोने के सिक्के अखंड सूर्य भूमि भेजे जाएं। निया को उस टूटे हुए शहर को फिर से बनाना है, यही चीजें उसके काम आएंगी। उनकी आवाज में घबराहट भी थी और उम्मीद भी। उम्मीद है ये सब देखकर वो हमारी माफी स्वीकार कर ले। महाराज, आपने बहुत समझदारी का फैसला लिया। वाखरंग ने राहत की सांस ली। जब लघुवीर जी को अपने पिता का ये फैसला पता चला तो उनके चेहरे पर भी सुकून साफ नजर आया। महाराज का आदेश मिलते ही वाखरंग तुरंत काम में लग गया। राजगुरु पूर्वांश भी पूरी तरह व्यस्त हो गए, लेकिन तोहफे भेजने के बाद भी महाराज को चैन नहीं मिला। वो रात भर करवटें बदलते रहे, नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। निया को नाराज करना शायद उनके जीवन का सबसे खराब फैसला था। पिछले कुछ दिनों से वो सिर्फ पछतावे और डर में जी रहे थे। उस रात महाराज अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे, सामने कागजों का ढेर पड़ा था, लेकिन उनका सिर दर्द से फटा जा रहा था। अचानक जमीन हल्के हल्के कांपने लगी, टेबल कुर्सियां भी हिलने लगीं। महाराज के दिमाग में पहला ख्याल आया, भूकंप। लेकिन वो बाहर भाग पाते उससे पहले ही महल के गार्ड दरवाजे पर दौड़ते हुए आ गए। महाराज, बाहर बाहर। गार्ड का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। महाराज ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ है आखिर? गार्ड लगभग रोते हुए चिल्लाया, महल के बाहर अचानक 2 अमर बिस्ट आ गए हैं। उन 2 विशाल जानवरों का आकार इतना भयानक था कि उसने जिंदगी में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। वो तो डर के मारे वहीं पेशाब कर देता, बस किसी तरह खुद को संभाल लिया। क्या? महाराज का शरीर कांप उठा। 2 अमर बिस्ट, जहां तक उन्हें पता था मंथन गृह में इस समय सिर्फ उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। क्या निया हमारी माफी स्वीकार नहीं करना चाहती? लेकिन तोहफे लेकर भेजा गया दूत तो अभी तक पहुंचा भी नहीं होगा। अगर मना करना था तो क्या सच में वो अमर बिस्ट लेकर उनके दरवाजे पर आकर उनकी बेइज्जती करने आए हैं?
महाराज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर से उन दोनों अमर बिस्ट की गर्जना आसमान चीर रही थी। उनकी आवाज से महाराज के कान तक दर्द करने लगे। वो अंदर ही अंदर उस भयानक दृश्य की कल्पना कर रहे थे और लगभग रोने ही वाले थे। तभी उनके पीछे से एक हल्की चुटकी लेने वाली आवाज गूंजी। महाराज, काफी समय हो गया। कैसे हैं आप? महाराज का शरीर एकदम सख्त हो गया। उन्होंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो देखा, उनकी सांस ही अटक गई। अध्ययन कक्ष की एक कुर्सी पर निया आराम से बैठी थी, थोड़ी पर हाथ टिकाए, पैर पर पैर चढ़ाए, होठों पर हल्की मुस्कान। उसके बगल में एक बेहद खूबसूरत लेकिन खतरनाक आभा वाला युवक खड़ा था, जिसकी आंखों में साफ साफ हत्या का इरादा चमक रहा था। वो सीधे महाराज के सफेद पड़े चेहरे को घूर रहा था। महल के बाहर अमर बिस्ट और अंदर खुद निया। अब ये मुलाकात माफी की शुरुआत बनेगी या रंगून साम्राज्य के अंत की। स्माइल विद हॉर्न्स। निया। रंगून साम्राज्य के महाराज के पैर जैसे जमीन में धंस गए। सामने खड़ी उन दो मौत के देवताओं को देखते ही उनके घुटने ढीले पड़ गए। ये क्या तरीका है? ऐसे भी कोई आता है क्या? क्या ये उनका मजाक उड़ाने आए थे? नहीं, वो इस पूरे साम्राज्य के महाराज थे, थोड़ा तो इज्जत छोड़ देते। तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज ने अपने अंदर उठ रहे गुस्से और डर को किसी तरह दबाते हुए घबराई नजर से निया की तरफ देखा। निया ने हल्की सी मुस्कान के साथ होंठ मोड़े, उसकी आंखों में खेलता हुआ तंज साफ दिख रहा था। महाराज, आप तो बेवजह इतनी औपचारिकता दिखा रहे हैं। मैं तो बस वीरान भूमि के लिए आपकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। महाराज का दिल बैठ गया। ये धन्यवाद है या ताना? वो पिछली बात मेरी गलती थी, मैं समझ नहीं पाया। सितारा महल के बहकावे में आ गया। महाराज की आवाज में अब पहले जैसा रौब नहीं था, बल्कि साफ डर झलक रहा था। आप यकीन मानिए, हमारा रंगून साम्राज्य कभी भी वीरान भूमि का दुश्मन नहीं बनना चाहता। मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। मैंने पहले ही अखंड सूर्य भूमि में आपके शहरों के पुनर्निर्माण के लिए बहुत सारा सामान और सोने के सिक्के भेज दिए हैं। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगी। इतना कहकर महाराज खुद ही अंदर से टूटते जा रहे थे। एक महान साम्राज्य का शासक आज दो बच्चों के सामने इतना झुक गया। लेकिन सच्चाई ये थी, उन्हें अपनी जान प्यारी थी, बहुत ज्यादा प्यारी। इतना बड़ा साम्राज्य, इतना धन दौलत, अभी तो उन्होंने जिंदगी का मजा भी पूरा नहीं लिया था। वो मरना नहीं चाहते थे, और अगर वो मर गए तो उनका पूरा हरम, इज्जत, स्वाभिमान, उस वक्त ये सब उनके लिए बेकार की बातें थीं। सितारा महल कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, वो आकर उन्हें महल में नहीं मार सकते थे। लेकिन निया, उस छोटी सी दिखने वाली राक्षसी लड़की का कोई भरोसा नहीं। कभी भी उनका सिर काटकर गेंद की तरह लात मार दे। निया ने हल्का सा भौं उठाया। महाराज का ये झुका हुआ रवैया देखकर वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। महाराज ने जब देखा कि निया कुछ नहीं बोल रही, तो उनका दिल गले में आकर अटक गया। उन्होंने घबराकर लार ली और जल्दी से बोले, जो भी हो, आप जटायु परिवार की सदस्य हैं। जटायु परिवार हमारे रंगून साम्राज्य के 5 बड़े कुलों में से एक है। मैं हमेशा उनका सम्मान करता आया हूँ। ये सब एक गलतफहमी थी। मैं वचन देता हूँ कि अब रंगून साम्राज्य कभी भी वीरान भूमि की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। हे भगवान, कुछ तो बोलो लड़की। ऐसे मुस्कुराकर मत देखो, दिल बैठ रहा है मेरा। महाराज मन ही मन रो ही पड़े थे। उनके लिए सबसे बड़ी राहत ये थी कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही वाखरन की बात मानकर अखंड सूर्य भूमि में माफी के तौर पर तोहफे भेज दिए थे, वरना आज उनका सिर शायद जमीन पर लुढ़क रहा होता। वाखरन को तो प्रमोशन पक्का। निया ने आखिरकार उसकी हालत का पूरा मजा लेने के बाद हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो पहले से पता है कि ये सब सितारा महल की चाल थी, इसलिए ही ये सब हुआ। आप इतना टेंशन मत लीजिए, आखिर मैं भी रंगून साम्राज्य की ही एक सदस्य हूँ। महाराज ने जैसे ही ये सुना, उनकी जान में जान आ गई। हाँ, बिल्कुल, निया जी तो बहुत समझदार और दूरदर्शी हैं। महाराज तुरंत खुश होकर बोले, लेकिन उनकी आंखों में अब भी डर छिपा हुआ था। निया ने मेज पर रखा जैड सील उठाया और उसे उंगलियों में घुमाते हुए थोड़ा उदास चेहरा बनाया। मैं कोई बेवजह झगड़ा करने वाली इंसान नहीं हूं, लेकिन इस युद्ध में वीरान भूमि को बहुत भारी नुकसान हुआ है। शहरों को फिर से बसाने का खर्चा। महाराज तुरंत आगे झुक गए। रंगून साम्राज्य देगा मरे हुए लोगों का मुआवजा। रंगून साम्राज्य देगा घायलों के इलाज का खर्च। महाराज का गला सूख गया, फिर भी उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, रंगून साम्राज्य देगा। उनकी आवाज अब धीमी पड़ चुकी थी।
निया की आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे वो किसी शिकार को पूरी तरह जाल में फंसते हुए देख रही हो। और तभी वो अगला सवाल पूछने के लिए होंठ खोले ही थी कि अचानक उसकी मुस्कान और गहरी हो गई, जैसे असली खेल अब शुरू होने वाला हो। निया ने एक के बाद एक 7-8 तरह के आर्थिक नुकसान गिनवा दिए और रंगून साम्राज्य के महाराज जी हर एक बात पर पीले पड़े चेहरे के साथ हाँ करते गए। नतीजा ये हुआ कि निया को तो जैसे मजा आ गया, लेकिन महाराज जी का तो खून ही उल्टी करने का मन करने लगा। कांपते हुए महाराज जी अपने मन में उस भारी भरकम मुआवजे का हिसाब लगाने लगे। ऊपर से जो उन्हें अपने देश में भी भरपाई करनी थी, उसे जोड़कर उन्होंने सोचा कि शायद अब उन्हें अपना शुद्ध सोने का सिंहासन बेचने का ही विचार करना पड़े, शायद उससे काम चल जाए। लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। महाराज जी एक पल को हिचकिचाए, लेकिन निया के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। अब ऐसे में वो उससे मोलभाव करने की हिम्मत कैसे करते। सबसे ज्यादा जलाने वाली बात यह थी कि निया ने तो बड़े आराम से, जैसे कोई जरूरी काम हो वैसे, एक पूरी बिल की लिस्ट भी बना दी और ऊपर से महाराज जी की जैद सील उठाकर उस पर थप्पा भी मार दिया। महाराज जी तो पूरी तरह से सन्न रह गए। वो कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाते, उससे पहले ही निया की नजरों ने उनके अंदर उठ रहे सारे विरोध को निगल लिया। कितनी बेइज्जती थी ये। बहुत बढ़िया महाराज जी, आपका इतना समझदार होना रंगून साम्राज्य और वीरान भूमि दोनों के लिए अच्छा है। निया ने आराम से पैर पर पैर चढ़ाया और हाथ में वो बिल लहराया, जिसे देखकर महाराज जी का खून सूख रहा था। उसकी आंखों में शरारती मुस्कान साफ झलक रही थी। महाराज जी सिहर उठे। निया की बातों का सीधा मतलब था, अगर आज वो इतने सीधे ना बनते तो रंगून साम्राज्य का हाल। बिल्कुल बिल्कुल, महाराज जी ने जबरदस्ती मुस्कान बनाए, लेकिन अंदर से पछतावे से भरे हुए थे। लड़ो अपनी बहन की वीरान भूमि से। 9 लाख सैनिकों की जान गई, एक भी शहर हाथ नहीं आया। ऊपर से भारी मुआवजा देना पड़ रहा है, और उस पर भी इस छोटी सी राक्षसी निया ने उन्हें बुरी तरह निचोड़ लिया। अब तो उन पर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया था। सीधे शब्दों में कहें तो इस युद्ध से रंगून साम्राज्य को एक भी फायदा नहीं हुआ, उल्टा वो कर्ज में डूब गया। रक्षक तो पूरी तरह उलझन में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके महाराज जी ने आखिर किया क्या है। महाराज जी का दिल खून रो रहा था। उन्होंने उदास नजरों से निया की तरफ देखा, लेकिन पाया कि उसका जाने का कोई इरादा ही नहीं है। उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा, निया जी, क्या आपको और कुछ चाहिए? निया हल्का सा मुस्कुराए और बोली, और कुछ नहीं। बस अगर फिर से कोई बीच में फूट डालने की कोशिश करे और वीरान भूमि और रंगून साम्राज्य के बीच गलतफहमी पैदा हो जाए, तो मैं चाहती हूं कि महाराज जी एक समझौता लिख दें जिसमें साफ लिखा हो कि वीरान भूमि अब मेरी है। वीरान भूमि निया की। महाराज जी पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। वो रंगून साम्राज्य के पास तो वीरान भूमि का सिर्फ 1/4 हिस्सा है। मैं खुशी खुशी पूर्वी क्षेत्र आपको सौंपने की बात मान सकता हूं, लेकिन बाकी हिस्से? महाराज जी ने घूर भरा। निया तो पूरा वीरान भूमि अपने कब्जे में लेना चाहती थी। ये फैसला सिर्फ रंगून साम्राज्य अकेले नहीं ले सकता था। निया मुस्कुराए और बोली, उसकी चिंता मत कीजिए। मैं बाद में बाकी 3 देशों के शासकों से भी थोड़ी बातचीत कर लूंगी। बाकी 3 देशों से बातचीत? महाराज जी ने आसमान की तरफ देखा, जैसे उनकी आत्मा ही शरीर छोड़ने वाली हो। अगर निया उनसे बात करेगी तो वो पहले से ही उस खौफनाक नज़ारे की कल्पना कर सकते थे जो उन तीनों देशों के शासकों के साथ होने वाला था। जैसे ही उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि अब उनके जैसे और भी दुख झेलने वाले साथी बनने वाले हैं, उनका दिल हल्का सा खुश हो गया। अब तो वो मन ही मन यही चाहते थे कि निया बाकी तीनों देशों को भी अच्छे से निचोड़े, बिल्कुल भी रहम ना करे। अगर वो तीनों देश मान जाएं, तो ये सबसे अच्छा होगा। लेकिन सितारा महल? महाराज जी ने अचानक उस खतरनाक संगठन का नाम लिया और उनकी आवाज खुद ब खुद धीमी पड़ गई। और तभी निया की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी, जैसे अगला निशाना अब सिर्फ देशों तक सीमित नहीं रहने वाला था। स्माइल विद हॉर्न्स। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। ये तो साफ था कि सितारा महल और निया के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। हालांकि महाराज जी अब दोबारा निया को नाराज करने की हिम्मत नहीं रखते थे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो सितारा महल के खिलाफ खड़े होने का साहस जुटा सकते थे। भले ही उन्हें पता चल चुका था कि उन्हें सितारा महल ने इस्तेमाल किया था, फिर भी उन्हें ये नुकसान चुपचाप सहना ही था। निया ने हल्की सी बनावटी मुस्कान के साथ महाराज जी की तरफ देखा। महाराज जी के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या उन्होंने कुछ गलत कह दिया? महाराज जी कहना चाह रहे हैं कि सितारा महल इस बात से सहमत नहीं होगा? निया की आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे के बदलते भावों ने महाराज जी की धड़कनें और तेज कर दी थीं।
जी, महाराज जी ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। निया ने शांत स्वर में कहा, अगर सितारा महल ही नहीं रहेगा तो फिर उसकी राय की कोई कीमत नहीं होगी। महाराज जी का दिल जैसे अचानक नीचे गिर गया। उन्होंने अविश्वास से निया की तरफ देखा। अच्छा, अभी के लिए मैं आपको ये समझौता लिखने के लिए मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन जब विरोध करने वाला ही नहीं रहेगा तब मुझे यकीन है कि महाराज जी फिर कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे, है ना? निया ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आवाज इतनी नर्म थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। ये तो बिल्कुल, महाराज जी ने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह हिल चुके थे। क्या निया सच में सितारा महल पर हमला करने वाली है? उन्हें पता था कि निया अब बहुत ताकतवर हो चुकी है, लेकिन सितारा महल तो हजारों सालों से जमा हुआ संगठन था। वहां के ताकतवर लोग आसमान में बादलों जितने थे, गिनती से बाहर। और उसकी असली ताकत कोई भी पूरी तरह नहीं जानता था। ऐसे में निया को कितना भरोसा था खुद पर। अगर अगर निया सच में सितारा महल को हरा देती, महाराज जी का शरीर कांप उठा। वो उस नतीजे की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। मंथन ग्रह पर सितारा महल और देवभूमि दोनों ही ऐसे संगठन थे जिन्हें कभी कोई हिला नहीं पाया था। किसी ने भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन निया, वो तो साफ साफ सितारा महल को मिटाने का इरादा रखती थी। क्या सच में उसके पास इतना आत्मविश्वास था? जो कहना था निया कह चुकी थी। महाराज जी की बेबसी और हालत को देखकर उसने संतुष्टि से मुस्कुराया और फिर पराग के साथ अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गई। जब तक सैनिकों ने आकर ये नहीं बताया कि दोनों अमर बिस्ट भी महल से जा चुके हैं, तब तक महाराज जी की सांसें अटकी रहीं। फिर वो कुर्सी पर ढह गए, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। पिताजी! तभी लघुवीर अंदर आया। उसने गार्ड से सुन लिया था कि निया अभी अभी गई है। अपने पिता का चेहरा देखकर उसने हल्की सी सांस भरी। महाराज जी ने थके हुए स्वर में कहा, लघुवीर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ? क्यों हर चीज अब मेरी समझ से बाहर होती जा रही है? मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि निया इस समय सितारा महल पर हमला करना चाहती है। लघुवीर पास बैठ गया और बोला, पिताजी, क्या आपको लगता है कि निया ये नहीं कर सकती? कहना आसान है, लेकिन वो सितारा महल है। महाराज जी ने गहरी सांस ली। दोनों ही पक्ष ऐसे थे जिन्हें छेड़ना मतलब मुसीबत मोल लेना। लघुवीर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, पिताजी, इस बार शायद आप गलत सोच रहे हैं। निया बहुत ताकतवर है। चाहे इंसान हो या दानव, उसके सारे साथी उसके लिए जान देने को तैयार हैं। ऐसी वफादारी हमारे रंगून साम्राज्य में भी मिलना मुश्किल है। अखंड सूर्य भूमि के लिए वो बिना हिचक अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाएगा। यहां तक कि देवभूमि भी निया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। निया की ताकत उतनी साधारण नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। लघुवीर की आवाज में पूरा यकीन था। अगर निया ने ये कहा है तो उसके पास जरूर कोई पक्का भरोसा होगा। महाराज जी चुप हो गए। उन्हें अपने बेटे के फैसलों पर भरोसा था। लेकिन अगर निया सच में सितारा महल को हरा देती, तो वो इस बात का पछतावा जिंदगी भर करेंगे कि उन्होंने शुरू में उसका साथ क्यों नहीं दिया। और उसी पल दूर कहीं, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने करवट ली हो, आने वाला तूफान अब सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहा था। उस समय निया रंगून साम्राज्य से ही थी, लेकिन महाराज ने उसके साथ सिर्फ इसलिए मुश्किलें खड़ी कर दी क्योंकि वह काला जादू इस्तेमाल करती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अखंड सूर्य भूमि जैसा सबसे मुश्किल शहर उसके हवाले कर दिया और रंगून साम्राज्य की सारी मदद भी रोक दी। ये सब एक बहुत बड़ी गलती थी। अगर उस समय महाराज ने निया के साथ इतना सख्त व्यवहार नहीं किया होता, तो निया कभी भी रंगून साम्राज्य छोड़कर नहीं जाती। हाय, अब लगता है मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ, महाराज ने भारी सांस लेते हुए कहा, आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। इतनी काबिल लड़की को पहचान नहीं पाए, ये बात उन्हें अंदर से खा रही थी। अल्पविराम। निया और पराग राजधानी से निकल गए, लेकिन अभी भी रंगून साम्राज्य के अंदर ही थे। जालिम चुपचाप निया के पास चल रहा था और अघोरा भी उनके साथ था। रास्ते में अघोरा खुशी खुशी वो मांस वाले बन खा रहा था जो निया ने राजधानी से उसके लिए खरीदे थे। निया ने एक गाड़ी किराए पर ली थी। अघोरा का असली रूप छोटा में बदलकर वह गाड़ी हाँकने वाला बन गया था। गाड़ी के अंदर अघोरा बन खाते खाते निया को देख रहा था, जो अपनी बाहों में छोटी जटायु को कसकर पकड़े हुए थी। प्रमुख, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अघोरा ने आंखें झपकाते हुए पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था, ये रास्ता तो वीरान भूमि की तरफ नहीं जा रहा था। निया ने धीरे से छोटी जटायु के सिर पर हाथ फेरा, उसकी उंगलियां बहुत हल्के से उसके पंखों को सहला रही थीं। उसकी आवाज भी धीमी और नर्म हो गई। हम जटायु के घर जा रहे हैं। जटायु का घर? अघोरा थोड़ा कंफ्यूज हो गया।
निया ने हल्की सांस ली, आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। जटायु अभी बहुत कमजोर है, हमें इसे इसके असली स्थान पर ले जाना होगा। वहां जालिम इसकी मदद करेगा ताकि ये आग के तत्वों को सोख सके, तभी ये जाग पाएगा। जटायु की हमेशा की बकबक अब गायब थी, और ये खामोशी निया को अंदर से बेचैन कर रही थी। उसे पता था कि जटायु जिंदा है, लेकिन उसे इस हालत में देखना, ये बात उसके दिल को चुभ रही थी। खुशकिस्मती से जालिम ने उससे बताया था कि जटायु और छोटी फीनिक्स दोनों अपने पुराने ठिकाने पर जाकर आग के तत्वों को सोख सकते हैं, जिससे वो फिर से होश में आ सकते हैं। तभी जाकर निया ने राहत की सांस ली थी। इस बार निया का रंगून साम्राज्य आना सिर्फ महाराज से मुआवजा वसूलने के लिए नहीं था, बल्कि जटायु को लावा घाटी तक लाने के लिए भी था। दूसरी तरफ फीनिक्स का जोड़ा भी छोटी फीनिक्स को लेकर मगधीरा शिखर की तरफ निकल चुका था। तो वहां पहुंचते ही जटायु जाग जाएगा। अघोरा ने बन का कौर मुंह तक ले जाते हुए पूछा, लेकिन अब उसका मन खाने में नहीं लग रहा था। निया ने नजर घुमाकर जालिम की तरफ देखा। जालिम ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लावा घाटी का सफर लंबा था। गाड़ी में सबसे ज्यादा जोश अघोरा ही था, लेकिन एक सच्चे खाने के दीवाने की तरह उसका ज्यादातर ध्यान खाने पर ही था। जालिम हमेशा की तरह ठंडा और शांत था, और पराग भी कुछ कम नहीं था। निया खुद जटायु को लेकर परेशान थी, इसलिए पूरे रास्ते ज्यादा बात नहीं हुई। आखिरकार गाड़ी लावा घाटी पहुंच गई। यहाँ की गर्मी इतनी भयानक थी कि आम गाड़ियां अंदर जाते ही जलकर राख हो जाती। इसलिए सभी लोग नीचे उतर गए और पैदल चलने लगे। काफी समय बाद निया फिर से लावा घाटी आई थी। उसे आज भी याद था जब वह पहली बार यहाँ आई थी। तब उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका इस जगह से या जटायु परिवार के रक्षक बिस्ट से कोई रिश्ता बनेगा। जालिम उसके साथ साथ चल रहा था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, उसने अपनी शक्ति से चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना दिया ताकि तेज गर्मी उन्हें छू भी न सके। जब वे लावा गुफा के पास पहुंचे, निया ने एक गहरी सांस ली और जटायु को अपनी बाहों में उठाकर अंदर चली गई। गुफा हमेशा की तरह धूप अंधेरी थी। बस कुछ आग के पत्थर हल्की हल्की रोशनी दे रहे थे। निया धीरे धीरे गुफा के बीचों बीच पहुंची और फिर उसने जटायु को जालिम के हवाले कर दिया। जालिम जटायु के पास खड़ा हो गया। उसकी नजर उस छोटे से गोल होकर सोए हुए शरीर पर टिकी थी। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक हल्की सफेद रोशनी जटायु को चारों तरफ से घेरने लगी। लेकिन उसी पल गुफा के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने निया की धड़कनें तेज कर दी। क्या सच में जटायु अब जागने वाला था, या कुछ और भयानक होने वाला था? सफेद रोशनी लगातार गुफा में मौजूद आग तत्वों को उकसा रही थी, और चारों दिशाओं से हल्की लाल रोशनी खींचकर धीरे धीरे जटायु के ऊपर जमा होने लगी। उस सफेद रोशनी की राह दिखाने पर वो सारे अग्नि तत्व धीरे धीरे जटायु के छोटे से शरीर में समाने लगे। जटायु के लाल परों पर एक छोटी सी लौ टिमटिमाने लगी। वो नाचती हुई लौ देखकर निया का दिल घबरा गया। अघोरा ने सांस रोक ली और जटायु को घूरता रहा। अचानक आग का एक बड़ा गोला जटायु को चारों तरफ से घेर लिया और लाल लपटों ने पल भर में उसके छोटे शरीर को निगल लिया। जटायु! निया घबरा गई और तुरंत उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन तभी जालिम ने सही समय पर उसके कंधे पकड़ लिए। वो ठीक है, ये उसके जागने का संकेत है। जालिम की धीमी और सुकून देने वाली आवाज निया के कानों में पड़ी और वो थोड़ा शांत हुई। धीरे धीरे आग की लपटें और तेज होती गईं। पूरी गुफा में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक आग के अंदर से एक आवाज आई। एक नन्हा कोमल सा सफेद हाथ लपटों के बीच से बाहर निकला। धीरे धीरे वो तेज आग कम होने लगी, और जहां आग थी वहां अब एक 2-3 साल का छोटा सा प्यारा बच्चा खड़ा था। लंबे लाल बाल और आंखें पूरी तरह अंगारे जैसी लाल। क्या ये जटायु का इंसानी रूप नहीं था? लेकिन इस बार वो पहले से भी छोटा लग रहा था। जटायु! निया की आंखों में चमक आ गई। जटायु ने पलकें झपकाईं, निया की तरफ देखा और मासूमियत से अपने छोटे छोटे हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसके गुलाबी होंठ हिले। मम्मी! गोद! उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। निया पूरी तरह जड़ हो गई। अघोरा की आंखें तो जैसे बाहर ही निकल आईं। पराग की शांत आंखों में भी हल्की हैरानी झलक गई। जटायु ने निया को मम्मी कहा। गोद! छोटा जटायु मासूम चेहरा बनाकर खड़ा था। उसकी लाल आंखों में अब हल्की शिकायत भर गई थी, लेकिन निया अभी भी सदमे में थी, जैसे दिमाग काम ही नहीं कर रहा। जब निया ने कोई जवाब नहीं दिया, तो छोटा जटायु होंठ फुलाकर जालिम की तरफ देखने लगा। फिर धीरे धीरे उसके पास गया और अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए। पापा! गोद! उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। इस बार तो निया का दिमाग पूरी तरह हिल गया। फ्लश्ड! जालिम ने हल्का सा भौं उठाकर उस छोटे जटायु को देखा, जो प्यार के लिए हाथ फैलाए खड़ा था।
फिर उसने नीचे निया की तरफ देखा, जिसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। उसकी ठंडी आंखों में हल्की सी मुस्कान चमकी। उसने एक हाथ बढ़ाया और छोटे जटायु को उठा लिया। छोटे जटायु के चेहरे पर तुरंत संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। वो जालिम के कंधे से टिक गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर कोने में खड़े अघोरा पर पड़ी। छोटे जटायु ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। बेवकूफ! उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। अघोरा का दिल टूट गया। वो तो सोच रहा था कि वो भी इस क्यूट बच्चे को गोद में लेगा, लेकिन अब वो चुपचाप अधखाया बन पकड़े कोने में बैठ गया। और सच में ऐसे लग रहा था जैसे मशरूम उगा रहा हो। मशरूम! जालिम, ये जटायु को क्या हो गया? निया ने हल्के लाल चेहरे के साथ पूछा। जालिम ने धीरे से कहा, इसने बहुत कुछ झेला है। जाग तो गया है, लेकिन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। हो सकता है इसकी याददाश्त कुछ समय के लिए चली गई हो। तो फिर ये मुझे वो। निया का चेहरा और अजीब हो गया। मम्मी बुलाना तो फिर भी ठीक था, लेकिन जालिम को पापा फ्लश्ड। हालांकि उनका रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन अभी तक सब कुछ बिल्कुल साफ और मासूम ही था। और अब ये छोटा जटायु सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा था, डिजी डिजी। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। अगर जटायु की याददाश्त भी है, तो उसे मम्मी पापा कहने का ख्याल आया कहां से? नो माउथ फेस। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। और जालिम ने निया की तरफ गहरी नजरों से देखा और धीरे से बोला, जटायु अभी एक नवजात चूजे जैसी मानसिकता में है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। निया के पास कहने को शब्द ही नहीं बचे। ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा देखा हो। छोटा फीनिक्स भी तो इसी वजह से जटायु से चिपका रहता था। लेकिन जटायु ने जालिम को अपना परिवार क्यों मान लिया? और ऊपर से इतनी आसानी से पापा भी बोल दिया। ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। जब छोटा फीनिक्स उससे दूसरी बार मिला था, तो वो इस तरह उससे चिपका नहीं था जैसे जटायु अभी जालिम से चिपका हुआ है। तो जब इसकी याददाश्त वापस आएगी, तब ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। निया ने उलझे हुए चेहरे के साथ उस प्यारे से छोटे जटायु को देखा। जालिम ने हल्के से भौं उठाए। तुम्हें ये पसंद नहीं क्या? निया चौंक गई। इसका मुझे ऐसे बुलाना? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। निया को अचानक लगा जैसे महान जालिम को ये बुलावा पसंद आ रहा है। तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? उसने टटोलते हुए पूछा। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, जालिम ने बिल्कुल सीधे चेहरे के साथ कहा। पफ! निया का तो जी चाहा कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। डिजी डिजी। निया! अचानक जालिम ने उसे पुकारा। क्या तुम्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी? आदत? जटायु के बिना भी हमारा बच्चा हमें ऐसे ही बुलाएगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जैसे बिजली गिर गई हो, हाई वोल्टेज। निया वहीं जड़ हो गई, आंखें फटी की फटी। और जालिम को ऐसे घूरने लगी जैसे अभी अभी उसने दुनिया का सबसे बड़ा झटका दे दिया हो। उसे क्यों लग रहा था कि जालिम को पापा कहलाना बहुत पसंद आ रहा है। उनका भविष्य का बच्चा। निया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ जालिम के साथ ही रिश्ता बनाया था, वो इतनी दूर की बात सोच ही नहीं पा रही थी। तुम्हें बच्चे पसंद हैं? उसने थोड़ी अटकती आवाज में पूछा। नहीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। तो फिर ये बच्चा कहां से आ गया? एक्सप्रेशनलेस। निया की आंखें साफ साफ उसी पर इल्जाम लगा रही थीं। मुझे सिर्फ हमारे बच्चे पसंद हैं, जालिम ने पूरी गंभीरता से निया की आंखों में देखते हुए कहा। बस! निया पूरी तरह हार गई। खोपड़ी! पापा, मुझे भूख लगी है। अभी अभी जागा छोटा जटायु अपने मम्मी पापा की बातों को देखता रहा और आखिर में अपनी मांग रख ही दी। जालिम ने बिना कुछ कहे उसे गोद में उठाया और सीधे उस कोने की तरफ चल पड़ा जहां अघोरा बैठा था। अघोरा अभी भी त्यागे हुए इंसान वाला माहौल बनाकर जमीन पर गोल गोल लकीरें खींच रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ से बन वाला थैला गायब हो गया। उसने ऊपर देखा तो कुछ समझ ही नहीं आया। खाओ! जालिम ने वो बन जटायु को दे दिया। छोटे जटायु ने पहले बन देखा, फिर रोते हुए अघोरा को, और फिर मुस्कुरा दिया स्मर्क। उसने अपने सिर जितना बड़ा बन उठाया और एक बड़ा सा कौर लिया। मम! उसके चेहरे पर पूरा संतोष साफ झलक रहा था। मेरा बन! अघोरा की आंखों में आंसू आ गए, लाउडली क्राइंग। वो उस बन को देख रहा था जो उससे छीन लिया गया था। दिल टूटा हुआ, चेहरा बुझा हुआ। उधर छोटा जटायु मजे से बन खा रहा था और बीच बीच में अघोरा को देखकर मुस्कुरा भी रहा था। खनखार, मेरे पास पानी है। पराग ने आखिरकार अपना सदमा संभाला और सामान्य बनने की कोशिश करते हुए पानी का मशक आगे बढ़ाया।
छोटे जटायु ने उसकी तरफ देखा और खिलखिलाकर हंस दिया। अंकल, आप अच्छे इंसान हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। पराग को सच में लगा जैसे वो हवा में उड़ रहा हो क्लाउड। निया ये सब चुपचाप देख रही थी। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। अंकल, तो फिर इस छोटे जटायु के दिमाग में रिश्तों की ये समझ आखिर आई कहाँ से? जालिम, अचानक निया ने आवाज लगाई। जालिम मुड़ा और निया की तरफ देखा। अब उसका चेहरा पूरी तरह शांत हो चुका था। मुझे जटायु को पकड़ने दो। निया ने हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही छोटे जटायु ने अपनी मम्मी को अचानक इतना प्यार जताते देखा, उसने बिना एक पल सोचे हाथ में पकड़ा बन फेंक दिया। पानी की मशक भी गिरा दी और अपने छोटे छोटे मोटे हाथ फड़फड़ाते हुए सीधे निया की तरफ झूल गया। उसे अपने पापा से जुदा होने में जरा भी दुख नहीं हुआ। जालिम ने बिना कुछ कहे जटायु को निया के हाथों में दे दिया। निया ने मुस्कुराते हुए उस प्यारे से छोटे जटायु को देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें तेज हो गईं। उसने एक हाथ से जटायु को पकड़ा और दूसरे हाथ से धड़ाम सीधे उसके पिछवाड़े पर थप्पड़ जड़ दिया। किसने कहा था इतना क्यूट बनने को? धड़ाम। किसने कहा था बेवकूफ बनने को? धड़ाम। अंकल बोलता है, क्यों नहीं अखंड सूर्य भूमि जाकर दादा परदादा भी बुला लाता। धड़ाम। अभी भी एक्टिंग कर रहा है। देख, मैं तेरा पिछवाड़ा तोड़ दूंगी। निया का ये अचानक गुस्सा देखकर गुफा में मौजूद सब लोग पत्थर बन गए। मोए स्टैचू सिर्फ जालिम ही था जो पूरी शांति से ये सीन देख रहा था। 8वां थप्पड़ पड़ते ही जटायु से अब और सहा नहीं गया। मत मत मारो मुझे। वो रोते हुए अपने छोटे छोटे हाथ पैर हिलाने लगा, लाउडली क्राइंग। मैं तो बस वही कर रहा था जो उसे पसंद है। उसकी आवाज अब पहले जैसी नर्म नहीं थी, बल्कि वही पुराना तुनक मिजाज अंदाज लौट आया था। अघोरा तो अपने आंसू पोंछना भी भूल गया। वो बस घूरता रह गया। ये आवाज बिल्कुल जटायु वाली ही थी। मम्मी, पापा, ये सब कहाँ से सीखा तूने? हिम्मत बढ़ती जा रही है तेरी, मुझे ही बेवकूफ बना रहा था। निया ने जटायु को सीधा खड़ा किया और उसकी लाल आंखों में आंख डालकर घूरने लगी। जटायु ने होंठ फुला लिए। मेरी एक्टिंग तो बहुत रियल थी। असल में जटायु की याददाश्त गई ही नहीं थी। जैसे ही वो जागा, उसे सब कुछ याद आ गया था। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी मालकिन के आसपास अब इतने सारे लड़के लड़कियां मंडरा रहे हैं, तो उसके अंदर लाड़ प्यार की लड़ाई की आग भड़क उठी। फायर। वैसे भी अब वो फिर से जन्मा था, तो उसने सोचा क्यों ना खुलकर क्यूट एक्टिंग की जाए। लेकिन निया ने उसे मजा लेने से पहले ही पकड़ लिया। मानना पड़ेगा, इस बार जटायु थोड़ा ज्यादा चालाक हो गया था। सबसे पहले उसने जालिम और पराग को अपने पक्ष में किया और बेचारे अघोरा को तो सीधा निशाना बना दिया। लेकिन वो निया की नजरों से बच नहीं पाया। तू सच में बेवकूफ है, रहने दे। निया ने आंखें घुमाई। इसकी एक्टिंग बहुत ही खराब थी। पराग को अंकल बोल दिया। यही गलती कर दी उसने। जटायु ने घमंड से मुंह फेर लिया। उसकी प्लानिंग फेल हो गई थी। लुक ऑफ ट्रायम्फ। निया ने उसकी वही पुरानी हरकत देखी और उसका दिल हल्का सा पिघल गया। उसने जटायु को अपने सीने से लगा लिया। पागल, क्या मुझे डराकर मारना चाहता था? उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। आगे से ऐसा मत करना। मैं नहीं चाहती कि तू मेरे लिए अपनी जान दे, मैं चाहती हूँ कि तू ठीक से जिए। उस दिन का वो मंजर जब जटायु मर गया था, अभी भी निया के दिल में गहराई से बसा हुआ था। वो एक ऐसा डरावना सपना था जो उसे कई बार नींद से जगा देता था। जटायु ने निया के दिल का दर्द महसूस किया। उसने धीरे से अपनी नजरें झुका ली और उसके गले में हाथ डालकर उसके कंधे पर सिर रख दिया। धीमी आवाज में बोला, आप मेरी मालिक हैं। जिस पल हमने अनुबंध किया था, उसी पल मैंने तय कर लिया था कि मैं अपनी जान देकर भी आपकी रक्षा करूंगा। अगर फिर से वही वक्त आए, अगर मुझे दोबारा मौका मिले, यहां तक कि अगर मुझे फिर से जन्म लेने का मौका ना मिले, तब भी मैं वही फैसला लूंगा। गुफा में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जटायु के इस वचन के पीछे आने वाले समय में कितना भयानक तूफान छिपा हुआ है। जटायु को उस दिन अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। अगर उस दिन वो बच जाता और निया मर जाती, तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। अब वो फैसला दोबारा कभी नहीं आएगा। निया ने जटायु को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों में एक ठोस इरादा चमक रहा था, हाई वोल्टेज। वो खुद को और अपने आसपास के हर इंसान को इतना मजबूत बनाएगी कि जानवरों की बाढ़ जैसी त्रासदी दोबारा कभी ना हो। जटायु ने चुपचाप सिर हिला दिया। अब वो पूरी तरह जाग चुका था। याददाश्त भी बिल्कुल सही थी।
बस उसका शरीर पहले से छोटा हो गया था, और अब वो ऐसा छोटा सा प्यारा लड़का लग रहा था जिसे देखकर किसी भी लड़की का ममता वाला दिल पिघल जाए। दिल निया के पास बैठकर प्यार भरे माहौल में आराम करते हुए जटायु की नजर अचानक एक कोने पर पड़ी, जहां एक संदिग्ध हरकत चल रही थी। स्मक वो धीरे धीरे रेंगते हुए उस बन की तरफ बढ़ रहा था जो जटायु ने अभी जमीन पर फेंका था। जैसे ही उसे यकीन हो गया कि जटायु ठीक है, उसके दिमाग में फिर से खाने का ख्याल आ गया। ब्रेड, किसी का ध्यान ना हो, इसका फायदा उठाकर वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सीधे उस आधे खाए बन की तरफ झपटा। बन बन बन, स्माइलिंग फेस, धड़ाम, टक्कर। लेकिन जैसे ही अघोरा ने बन को छूने की कोशिश की, उससे पहले ही जटायु के मुंह से निकली आग की गेंद ने उस बेचारे बन को राख बना दिया। फायर, उद्धरण चिन्ह, अल्पिराम अल्पिराम, उद्धरण चिन्ह। अघोरा पूरी तरह सुन्न पड़ गया। उसका बन, वो उसका आखिरी बन था। लाउडली क्राइंग, जटायु ने संतोष से मुंह फेर लिया और फिर से निया से बात करने लगा। अघोरा वहीं कोने में बैठकर फिर से रोने लगा। निया ने जटायु को ठीक ठाक देखकर राहत की सांस ली। उसने एक नज़र साइड में खड़े जालिम पर डाली और अचानक उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल आया, हाई वोल्टेज। जब उसे खुद समझ आ गया था कि जटायु एक्टिंग कर रहा था, तो जालिम जैसे ताकतवर और समझदार व्यक्ति को कैसे नहीं पता चला होगा। जालिम, निया ने आंखें सिकोड़ते हुए उसे घूरा। हाँ, तुम्हें पहले से पता था ना कि जटायु की याददाश्त नहीं गई। अगर उसने ना कहा तो वो उसे अपनी नजरों से ही जला देती। लुक ऑफ ट्रायम्फ। हाँ, सीधा साफ जवाब। तो बताया क्यों नहीं? निया ने गुस्से में पूछा। जालिम ने उसे देखा और धीरे से बोला, मुझे ये अच्छा लगा। मम्मी पापा, इन शब्दों से वो बहुत खुश था। जटायु का उसे ऐसे बुलाना उसे अंदर से अच्छा लगा था। उद्धरण चिन्ह, अल्पिराम अल्पिराम, उद्धरण चिन्ह। निया एकदम चुप हो गई। क्या सच में इतने बड़े बड़े साधक भी पापा कहलाने के इतने शौकीन होते हैं? पहले तो जालिम और जटायु की बनती भी नहीं थी, और अब इतनी जल्दी सब बदल गया। छोटी निया, जालिम ने हल्का सा सांस लेकर कहा। क्या? निया ने उसे घूरा। तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों घबराऊं? निया अचानक अकड़ गई। लुक ऑफ ट्रायम्फ। बच्चा, उद्धरण चिन्ह, अल्पिराम अल्पिराम, उद्धरण चिन्ह। मेरी मौजूदा हालत में चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। जालिम ने सोचा, बेहतर है इस लड़की को थोड़ा शांत कर दिया जाए। उद्धरण चिन्ह, अल्पिराम अल्पिराम, उद्धरण चिन्ह। निया का चेहरा लाल हो गया। फायर, तुम बहुत गंदे हो। फ्लश्ड। जालिम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान के साथ उसे देखता रहा। अब इस बारे में बात ही नहीं करेंगे। शर्म छुपाने के लिए निया ने गुस्से में कहा, चलो नीलांग साम्राज्य चलते हैं, वहां के सम्राट की अच्छी तरह खबर लेनी है। उसी वक्त दूर नीलांग साम्राज्य में एक आदमी के शरीर में अचानक ठंड की लहर दौड़ गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बिना कुछ किए ही उसकी किस्मत में एक बड़ा तूफान आने वाला है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और नीलांग साम्राज्य के राजमहल में। सम्राट का चेहरा गुस्से से तना हुआ था। दरबार के नीचे कल्लर फूट फूट कर रो रहा था। पूरे 7 दिन हो चुके थे जब से नीलांग साम्राज्य की सेना वापस लौटी थी, और तब से कल्लर हर दिन महल में आकर अपना दुखड़ा रो रहा था। शुरुआत में सम्राट जी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अब 7 दिन बाद सम्राट जी का मन कर रहा था कि इस नाकारा दूसरे पीढ़ी के वारिस का गला ही दबा दें। महाराज, आपको मेरे पिता के लिए न्याय करना ही होगा। कल्लर जोर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज बाहर आ चुकी थी। वो निया, उसे मेरे पिता की जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें अखंड सूर्य भूमि के बाहर छोड़ दिया और दानव बिस्ट के खाने के लिए छोड़ दिया। वो पागल है, निर्दयी है। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। 7 दिनों से लगातार रोते रोते उसकी आंखें अखरोट जैसी सूज गई थी और गला पूरी तरह बैठ चुका था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। वापस आए सैनिकों से उसे पता चला था कि उसका पिता वीरान भूमि में मारा गया। कल्लर जैसे आदमी के लिए, जो हमेशा अपने पिता के दम पर दूसरों को दबाता था, ये खबर किसी आसमानी बिजली से कम नहीं थी। अब उसके पास सहारा कौन था? सम्राट जी उसे घूर रहे थे। मन कर रहा था कि अभी उठकर उसकी अच्छी तरह पिटाई कर दें। निया ने उसके पिता को मरने दिया। क्या कल्लर को ये भी समझ है कि उसका पिता वहां क्यों गया था? वो सेना लेकर गया था निया पर हमला करने। उसे बचाना तो दूर, उसे मार देना भी सही होता। सेना के वापस आने के बाद पूरा नीलांग साम्राज्य दुख में डूबा था। भारी नुकसान तो हुआ ही,
ऊपर से 4 देशों के कमांडरों में से एक की मौत हो गई, और वो भी उनके अपने साम्राज्य का। और ये कल्लर हर दिन दरबार में आकर रो रोकर हंगामा कर रहा था, जिससे सारे महानायक और रईस आपस में चर्चा कर रहे थे। कल्लर, तुम्हारे पिता ने देश के लिए अपनी जान दी है, एक राजकुमार ने जल्दी से समझाया, क्योंकि उसे दिख रहा था कि सम्राट जी का गुस्सा फटने वाला है। नीलांग साम्राज्य उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। तुम अब वापस जाओ और आराम करो। लेकिन ये मूर्ख कल्लर कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। मेरे पिता इतनी बुरी तरह मरे, बाकी सब लोग अखंड सूर्य भूमि में जा सकते थे, तो उन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया गया? निया साफ तौर पर बुरी है। वो मुझसे और मेरे पिता से नफरत करती थी, इसलिए उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। कल्लर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतने सारे सैनिक गए थे, दसियों हजार वापस भी आए, तो फिर मरना तो किसी और को चाहिए था, उसके पिता को क्यों? उसकी सोच में जब तक एक भी सैनिक जिंदा है, वो उसका पिता होना चाहिए था। वो सैनिक अपने पद से भाग गए, उन्होंने गद्दारी की है। कल्लर गुस्से में चिल्लाया, महाराज, उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए। अगर उन्हें छोड़ दिया तो आगे कौन सेना की अगुवाई करेगा? उसे निया से तो नफरत थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे उन सैनिकों से नफरत थी जो जिंदा लौट आए थे। जब उनके प्रमुख अंदर नहीं गए, तो उन्हें भी अंदर नहीं जाना चाहिए था, उन्हें वहीं रुकना चाहिए था। अगर वो सैनिक रास्ता रोकते, तो शायद उसका पिता बच जाता। कल्लर की सोच बिल्कुल अपने पिता जैसी ही थी। उसके लिए सैनिक इंसान नहीं थे। उसकी नज़र में उन्हें अपने पिता की रक्षा के लिए मर जाना चाहिए था। मर भी जाते तो क्या, उनकी सस्ती जान उसके पिता के बराबर कैसे हो सकती थी? गुस्से में आकर कल्लर ने सीधे सम्राट को आदेश दे दिया कि उन सभी सैनिकों को मार दिया जाए। पाउटिंग दरबार में सन्नाटा छा गया। सम्राट जी का चेहरा बेहद काला पड़ गया। अखंड सूर्य भूमि में जो कुछ हुआ था, उसकी पूरी जांच हो चुकी थी, और सच ये था कि निया ने पुरानी दुश्मनी भुलाकर चारों देशों के सैनिकों को अपने शहर में जगह दी थी। ये सुनकर नीलांग साम्राज्य के शासक भी हैरान रह गए थे, क्योंकि ऐसा काम वो खुद भी नहीं कर पाते। लेकिन अब इस पूरे मामले के पीछे एक और बड़ा तूफान उठने वाला था, जिसकी चिंगारी अभी अभी इस दरबार में भड़क चुकी थी। अगर निया न होती तो 4 देशों के गठबंधन का एक भी सैनिक जिंदा वापस नहीं लौट पाता। वापस आए सैनिकों की खबर ने चारों देशों के शासकों के दिल में एक ही सवाल खड़ा कर दिया, क्या उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी? सितारा महल, जिसने उन्हें वीरान जमीन पर हमला करने के लिए उकसाया था, वो खुद किनारे खड़ा तमाशा देखता रहा, एक उंगली तक नहीं उठाए। और जब जान पर बन आए, तो दुश्मन ने ही उन्हें जिंदा रहने का मौका दिया। ये बात खुद में ही इतनी अजीब थी कि हंसी भी आए और शर्म भी। नीलांग साम्राज्य का राजा रंगून साम्राज्य के सम्राट जितना लालची नहीं था। उसने सितारा महल की बात मानने का बड़ा कारण था ऊपर बैठे महानायकों का दबाव। नीलांग साम्राज्य का सिस्टम रंगून साम्राज्य से अलग था। यहाँ सबसे ऊपर शाही खून का दर्जा था, सबसे ऊंचा अधिकार राजा का। उसके बाद आते थे 4 राजकुमार। इन चारों राजकुमारों के पास अपनी अपनी सेना थी, यहाँ तक कि राजा भी उनकी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ये राजकुमार नीलांग साम्राज्य की स्थापना के समय से ही मौजूद रईस परिवारों से थे। इनकी ताकत राजा के बाद सबसे ज्यादा थी, और ये पद इनके बच्चों को भी मिल सकता था। सालों सदियों में इनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अब राजा के लिए भी इन्हें काबू करना आसान नहीं था। राजकुमारों के नीचे महानायक, फिर कप्तान, फिर उप कप्तान, फिर बंधनकार और फिर लड़ाकू आते थे। लगभग हर एक बड़े आदमी के पास अपनी जमीन और अपनी सेना थी। वो अपने इलाके में खुद ही राजा बने बैठे थे। राज्य को बस कर देना होता था, बाकी उनकी सेना सिर्फ उन्हीं की सुनती थी। राजा भी उन्हें सीधे आदेश नहीं दे सकता था। जब सितारा महल ने फूट डालने की चाल चली, तो सारे बड़े लोग वहां मौजूद थे। राजा कुछ बोल पाता उससे पहले ही चारों राजकुमारों ने हामी भर दी थी। राजा के मन में तो शुरू से ही इस झमेले में पड़ने का मन नहीं था, लेकिन वो रंगून साम्राज्य के सम्राट जितना शक्तिशाली नहीं था कि सबको चुप करा सके। अब जब सैनिक वापस लौटे, तो नीलांग साम्राज्य को भारी नुकसान झेलना पड़ा। लाखों सैनिक अलग अलग महानायकों ने भेजे थे, और उनका नुकसान देखकर उनका दिल भी दुख से भर गया था। अब जब उन्होंने सुना कि कल्लर उन सैनिकों को मरवाना चाहता है जो बड़ी मुश्किल से जिंदा लौटे, तो उनके चेहरे सख्त हो गए। तुम्हारा बाप एक छोटा सा महानायक था, मर गया तो क्या हुआ? हमारे सैनिकों को भी साथ ले डूबोगे? पहले खुद जाओ नर्क में। कोई भी कल्लर के पिता की मौत पर दुखी नहीं था,
बल्कि अंदर ही अंदर लोग ये सोचने लगे थे कि उसके बाप के शहर और जमीन को कैसे बांटा जाए। कल्लर, तुम पहले वापस जाओ, राजा ने अपने कनपटी दबाते हुए कहा। हाल ही में उसके सिर पर इतने काम थे, और ऊपर से ये लड़का रोज आकर रो रोकर दिमाग खराब कर रहा था। लेकिन कल्लर कहाँ मानने वाला था। वो तो बस एक कदम दूर था महल में ही हंगामा करने से। सब लोग उसे देखकर आंखें घुमा रहे थे। तभी बाहर से एक हल्की हंसी से भरी आवाज गूंजी। युवा मालिक कल्लर, तुम अभी भी पहले जैसे ही बेवकूफ हो, लगता है इतने समय में जरा भी सुधार नहीं हुआ। उस आवाज में मजाक भी था और चुभन भी। सबका ध्यान तुरंत दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे पर एक बेहद खूबसूरत युवती खड़ी थी, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसके पीछे एक ठंडे चेहरे वाला युवक खड़ा था, जिसने अभी अभी एक पहरेदार की गर्दन तोड़कर उसे नीचे गिराया था। धपक, लाश जमीन पर गिरते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी को समझ ही नहीं आया ये दोनों अंदर कब घुस आए और पहरेदार कहाँ गए। सैनिकों, हत्यारा है, एक महानायक जोर से चिल्लाया। लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। अगर कोई उस वक्त दरबार के बाहर कदम रखता तो उसे जमीन पर बिछी लाशों की लंबी कतार दिखाई देती, और उस खून से भरे रास्ते के आखिर में खड़ी थी वही मुस्कुराती हुई परछाई, जो अब इस पूरे नीलांग साम्राज्य की किस्मत बदलने वाली थी। जारी रहेगा आगे क्या। निया सीधे राजा से टकराएगी या पूरा दरबार खून से रंग जाएगा। निया, कल्लर की आंखें फैल गईं। वो सामने खड़ी उस जानी पहचानी लड़की को घूरता रह गया। उसे निया पहले भी दिखी थी, लेकिन वो कसम खा सकता था पहले वाली निया इतनी खूबसूरत नहीं थी। कल्लर की हैरानी भरी चीख ने पूरे हॉल का माहौल एकदम टाइट कर दिया। निया, क्या वही अखंड सूर्य भूमि वाली? हॉल में मौजूद हर एक इंसान के दिल में अचानक डर समा गया, जैसे कोई बड़ी आफत आने वाली हो। निया जरूर बदला लेने आई है। इस वक्त कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो लड़की जिसने अभी अभी चारों देशों की सेना को हराया था और दानव बिस्ट की लहर को खत्म कर दिया था, अब सबके लिए एक चलता फिरता खौफ बन चुकी थी। सब जानते थे निया के पास 8 पौराणिक बिस्ट हैं और 2 अमर बिस्ट भी। जब तक कोई जीने से ऊब न गया हो, वो ऐसे राक्षस से टकराने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन कल्लर के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उसने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। स्मक, स्वर्ग का रास्ता सामने था, लेकिन तुमने नहीं चुना। सीधे नरक में कूद आए हो। निया का इस तरह सीधे मुख्य हॉल में घुस आना उसकी नजर में खुद मौत को बुलाने जैसा था। कल्लर ने बेसब्री से महाराज जी की तरफ देखा और ऊंची आवाज में बोला, महाराज जी, ये निया है, वही जिसने हमारे नीलांग साम्राज्य के अनगिनत सैनिकों और मेरे पिता की जान ली। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी और अब ये हॉल में घुसने की हिम्मत भी कर रही है। कृपया इसे तुरंत पकड़वा लीजिए। अंदर ही अंदर कल्लर पागलों की तरह चिल्ला रहा था, जल्दी करो, इसे पकड़ो, वो खुद इसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। कल्लर तो जोश में था, लेकिन हॉल में मौजूद बाकी लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई महामूर्ख हो। ये बेवकूफ सच में निया को पकड़वाना चाहता है। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था। उन्हें अभी मरना नहीं था। 3 मिलियन की सेना और 1 मिलियन दानव बिस्ट भी उस छोटी सी लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो ये लोग क्या कर लेते। महाराज जी ने निया को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर साफ हैरानी थी। उन्हें यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की इतनी खतरनाक हो सकती है। अचानक महाराज जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे पता ही नहीं चला कि देवी निया जी इतनी दूर तक आ गई हैं। स्वागत करने बाहर नहीं आ सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। उनकी आवाज इतनी नर्म थी जैसे उसमें से पानी टपक रहा हो। उन्होंने सीधे कल्लर की बात को नजरअंदाज कर दिया। महाराज जी का ये रवैया देखकर कल्लर का तो मुंह ही खुला का खुला रह गया। ये क्या हो रहा है? दुश्मन के साथ इतनी इज्जत से बात, उसे तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था ना। निया ने हल्के से भौं उठाए। नीलांग साम्राज्य का महाराज जी बेवकूफ नहीं था। उसका रवैया बदलने की स्पीड रंगून साम्राज्य के महाराज से कम नहीं थी। निया ने हाथ बांध लिए और ठंडी हंसी के साथ कल्लर को देखा। उसकी आंखों में साफ मजाक था। मुझे पकड़ लोगे? चारों देशों की 3 मिलियन सेना भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और नीलांग साम्राज्य का ये महल, ये तो उसके छोटे से बिस्ट पराग के वार्म अप के लिए भी काफी नहीं था। निया कुछ नहीं बोली, बस कल्लर को देखती रही। बाकी लोग चुपचाप थूक निगल रहे थे। महाराज जी ने जबरदस्ती मुस्कान बनाए रखी और बोले, दूर से आए मेहमान मेहमान ही होते हैं। कोई है? देवी निया जी और इस युवक के लिए तुरंत 2 कुर्सियां लाओ।
महाराज जी का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि चारों राजकुमार खुद ही कुर्सी लाने के लिए दौड़ पड़े। चारों के बीच तो लगभग लड़ाई होने वाली थी। कौन कुर्सी लेकर आएगा? मजाक थोड़ी था। निया खुद उनके दरवाजे तक आ चुकी थी। अगर उन्होंने अभी अपनी काबिलियत नहीं दिखाई तो बाद में अगर ये छोटा सा राक्षस भड़क गया तो उनका तो बिना कफन के ही अंत हो जाएगा। कल्लर को छोड़कर बाकी सबके दिल में एक ही बात थी, जब तक निया गुस्सा नहीं होती उसे पूरे सम्मान के साथ संभालो। कृपया हॉल को खून से मत धो देना। लेकिन क्या कल्लर की ये जिद आगे चलकर पूरे हॉल को सच में खून से रंग देगी? चारों राजकुमारों में से दो ने मिलकर एक कुर्सी उठाई और उसे मुख्य हॉल में लाकर रखा। जिन कुछ कप्तानों और महानायकों को कुर्सी पकड़ने का मौका नहीं मिला था, वो तुरंत आगे दौड़े और अपने साफ सुथरे महंगे कपड़ों की आस्तीनों से उस कुर्सी को ऊपर से नीचे तक चमकाने लगे। चारों देशों में नीलांग साम्राज्य चापलूसी करने में सबसे आगे था। हॉल में मौजूद कौन सा महानायक या कप्तान अपनी पुरानी अकड़ दिखाने की हिम्मत करता? निया के सामने सबके सब झुक झुक कर बात कर रहे थे। उनकी हालत तो ऐसे हो गई थी जैसे सालों से ट्रेनिंग लिए हुए नौकर भी उनके सामने फीके पड़ जाएं। कोई भी बेवकूफ नहीं था। निया ने अभी तक गुस्सा नहीं दिखाया। इसका मतलब था अभी भी उनके पास संभलने का मौका था। उन्हें किसी भी हालत में इस छोटी सी लड़की को नाराज नहीं करना था। निया के बैठने का इंतजार करना तो दूर, अगर उन्हें घुटनों पर बैठकर उसके पैर दबाने पड़ते तो भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। देवी निया, निया जी कृपया बैठिए, महाराज जी ने बड़े आराम से मुस्कुराते हुए कहा, जैसे उन चापलूस लोगों से उनका कोई लेना देना ही न हो। कल्लर पूरी तरह सन्न रह गया था। वो हॉल के बीचों बीच खड़ा था और जब उसने निया और पराग को कुर्सी पर बैठते देखा तो उसे लगा जैसे वो सपना देख रहा हो। महाराज जी ने निया को पकड़ने के लिए किसी को भेजा भी नहीं, बल्कि उसे बैठने के लिए जगह दी। और ये सारे राजकुमार और महानायक इतनी सेवा में लगे हुए थे। ये हो क्या रहा था? सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा कल्लर ने सोचा था। निया आराम से कुर्सी पर बैठ गई। उसने पैर पर पैर चढ़ाया, एक हाथ से ठुड्डी को सहारा दिया और हल्का सा सिर टेढ़ा करके मुस्कुराते हुए महाराज जी को देखने लगी। उसका अंदाज जितना आलसी था उतना ही घमंडी भी। क्या मैं जान सकता हूँ देवी निया इतनी दूर हमारे नीलांग साम्राज्य में क्यों आए हैं? महाराज जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। निया ने हल्के से भौं उठाए। सीधी बात है, चारों देशों और वीरान क्षेत्र के बीच जो युद्ध चल रहा है उसी के लिए आए हूँ, उसने कह दिया। सच में कह दिया, आखिर बोल ही दिया। हॉल के एक कोने में खड़े लोग तो जैसे दीवार ही नोचने वाले थे। उन्हें डर था कि कहीं निया अचानक उठकर सबका काम तमाम न कर दे। भले ही वो ऊंचे पदों पर थे, लेकिन असल में ये सब लोग आराम की जिंदगी जीने वाले थे। लड़ाई से इनका कोई लेना देना नहीं था। अगर निया ने सच में कत्लेआम शुरू कर दिया तो शायद उसे अपने जादुई जानवर बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़े, अकेले ही सबको खत्म कर दे। देवी जी, नहीं, हमें एक मौका दीजिए, हमसे गलती हो गई। महाराज जी के चेहरे की मुस्कान थोड़ी जम गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने तुरंत शर्मिंदा और पछतावे वाला चेहरा बनाया और बोले, इस मामले में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे सितारा महल की बातों में नहीं आना चाहिए था और आप जैसे महान व्यक्ति को गलत समझ लिया। देवी निया जी, कृपया एक तुच्छ व्यक्ति की गलती को माफ कर दीजिए। हमारा नीलांग साम्राज्य अपनी गलती की भरपाई करने को तैयार है। नीलांग साम्राज्य का महाराज जी रंगून साम्राज्य के महाराज से कहीं ज्यादा समझदार निकला। निया के कुछ बोलने से पहले ही उसने मुआवजे की बात खुद ही छेड़ दी। ये कोई सिद्धांत या नैतिकता की कमी नहीं थी, बल्कि नीलांग साम्राज्य में जीने के लिए ये हुनर जन्म से ही आ जाता है। निया हल्के से हंस दी। उसे महाराज जी की समझदारी पसंद आए। कम से कम उसे अपनी बात मनवाने के लिए ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा। कल्लर पूरी तरह पत्थर बन चुका था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंचेगी। निया को गिरफ्तार नहीं किया गया, ये तो ठीक था, लेकिन महाराज जी खुद अखंड सूर्य भूमि के नुकसान की भरपाई की बात कर रहे हैं। महाराज जी, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कल्लर अचानक आगे बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो औरत बेहद निर्दयी है। उसने हमारे इतने सैनिकों को मार डाला। हम उसके साथ अच्छे संबंध कैसे रख सकते हैं? उसे लगा हॉल में मौजूद सभी लोग निया के झांसे में आ गए हैं और अब उसे ही सबको होश में लाना होगा। लेकिन क्या कल्लर सच में सबको जगाने वाला था या खुद ही ऐसी आग में कूदने वाला था जिससे निकलना नामुमकिन होगा? कल्लर की दहाड़ शांत हॉल में गूंज उठी और अगले ही पल सबकी नजरें उस सूजी हुई आंखों वाले युवक पर टिक गईं।
साफ था, कल्लर ने किसी को समझाया नहीं था, बल्कि उल्टा सबका गुस्सा अपनी तरफ खींच लिया था। एक्सप्रेशनलेस। देवी निया जी, ये आदमी पागल है। कृपया इसे लेकर कोई परेशानी मत लीजिए। इसके पिता हालात के साथ ढल नहीं पाए और डर के मारे ये खुद पागल हो गया है। ये दिन भर मुख्य हॉल में चिल्लाता रोता रहता है। महाराज जी बस दया करके इसे सहन कर रहे हैं, इसलिए इसे सजा नहीं दी गई। अभी जो इसने कहा वो बस बकवास थी, दिल पर मत लीजिए। एक राजकुमार तुरंत आगे कूद पड़ा और अपनी जान बचाने के लिए साफ साफ दूरी बना ली। हाँ हाँ बिल्कुल, देवी निया जी, किसी पागल की बातों का क्या लेना देना। अभी इसे यहाँ से हटवा देते हैं। महाराज जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए जल्दी जल्दी सिर हिलाया। रश्ड फेस, कोई है? अरे तुम लोग ही, इस पागल को यहाँ से घसीट कर ले जाओ। मेरे और देवी निया जी की बात में बाधा मत डालो। महाराज जी ने तुरंत कुछ उपकप्तानों की तरफ इशारा किया। अगर कल्लर ने और बवाल किया तो निया का गुस्सा फूटने से कोई नहीं रोक पाएगा। जिन्हें बुलाया गया उन्होंने बिना देर किए कल्लर को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। कल्लर तो एकदम सुन्न पड़ गया। ये क्या हो रहा है? अभी तक सब उसके साथ थे, अब अचानक सब बदल कैसे गए? तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। उसने पागलों की तरह निया को घूरा और चिल्लाया, निया, तू नीच औरत, क्या तूने महाराज जी और बाकी सब पर कोई श्राप डाल दिया है? उसकी आवाज जहर से भरी थी। तूने मेरे पिता को मारा और अब मुझे मरवाने के लिए महाराज जी को बहका रही है। तू मर जाएगी, बहुत बुरी मौत मरेगी। महाराज जी, होश में आइए, इस औरत के जादू में मत फंसिए। निया के पेशे को याद करके कल्लर ने तुरंत यही सोच लिया कि उसने सब पर श्राप डाल दिया है। महाराज जी ने अपना माथा पकड़ लिया। अब तो वो कल्लर की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। हे भगवान, मैं बिल्कुल होश में हूँ, उल्टा तेरे दिमाग में ही पानी भर गया है। वो मन ही मन बड़बड़ा रहे थे। तू इस छोटी सी दादी को गाली दे रहा है, क्या सबको मरवाना चाहता है? जल्दी इसे नीचे ले जाओ, यहाँ बकवास मत करने दो। तभी, रुको, निया की आवाज अचानक गूंजी। देवी निया जी, सबने एक साथ उसकी तरफ देखा। सबके दिल गले में अटक गए। रश्ड फेस, क्या वो गुस्सा होने वाली है? निया धीरे से उठी और आराम से कदम बढ़ाते हुए कल्लर के पास पहुंच गई। कल्लर ने खुद को डरावना दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी सूजी हुई लाल आंखें उसे और भी हास्यास्पद बना रही थीं। कोल्ड स्वेट स्माइल। निया उसके सामने खड़ी हुई, हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैंने बहुत से पागल देखे हैं। उसने अपनी उंगलियां धीरे से हिलाईं, और संयोग से मेरे पास एक औषधि भी है जो दिमागी चोट ठीक कर देती है। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। समय भी सही है, तुम दोनों इसके मुंह को खोलो, मैं इसे दवा पिलाती हूँ। उसने शांत नजरों से डरे हुए कल्लर को देखा। कल्लर की आंखें डर से फैल गईं। वो जोर जोर से सिर हिलाने लगा। नहीं नहीं, फेयरफुल। लेकिन जो दो उपकप्तान उसे पकड़े हुए थे, क्या वो निया के खिलाफ जाने की हिम्मत करते? उन्होंने सीधे उसके जबड़े को पकड़कर जबरदस्ती उसका मुंह खोल दिया। निया ने फुर्ती से अपनी जादुई अंगूठी से एक गहरे हरे रंग की औषधि निकाली, ढक्कन खोला और कल्लर की टूटती हुई उम्मीदों के बीच धीरे धीरे वो अजीब सी चमकती औषधि उसके मुंह में उड़ेल दी। कंफाउंडेड फेस। कल्लर की आंखें उल्टने लगीं। उसका चेहरा डर और दर्द से मरोड़ खा रहा था। निया खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी मुस्कान और भी गहरी होती चली गई। बेवकूफी एक बीमारी है जिसका इलाज जरूरी है, लेकिन क्या ये औषधि सच में इलाज थी या किसी और ही खतरनाक खेल की शुरुआत? हे। कल्लर मुख्य हॉल में बैठा था, उसके चेहरे पर बेवकूफों जैसी मुस्कान चिपकी हुई थी, आंखों में खालीपन, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। जैसे ही वो पोषण उसके पेट में गया, वो पूरी तरह बदल गया। अब वो पूरा का पूरा पागल बन चुका था। कल्लर, युवा प्रमुख को नीचे ले जाओ, उसे आराम करने दो। निया ने होंठ हल्के से मोड़े और आराम से अपनी सीट पर वापस बैठ गई। जैसे ही लोगों ने देखा कि कल्लर को घसीटते हुए बाहर ले जाया जा रहा है, निया की आंखों में एक खतरनाक ठंडी मुस्कान उभर आई। पहले वो बहुत नर्म थी अपने तरीकों में, लेकिन अब उसे किसी ऐसे बेवकूफ को जिंदा रखने की जरूरत नहीं थी जो दिल से उससे नफरत करता हो। अब उसका सीधा नियम था, जो उसके आगे झुकेगा वो फलेगा फूलेगा, और जो उसके खिलाफ जाएगा वो मिट जाएगा। हॉल में बैठे हर एक इंसान ने अपनी सांसें रोक ली थीं। अभी अभी उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कैसे निया ने एक पोषण से एक इंसान को पूरी तरह पागल बना दिया। सबके गले सूख गए
और हर कोई मन ही मन खुद को चेतावनी दे रहा था, इस दानव से पंगा मत लेना, नहीं तो अगला नंबर अपना ही होगा। महाराज जितना भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखों में छिपा हुआ डर साफ दिख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि निया उसकी तरफ देख रही है, वो तुरंत खड़ा हो गया और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद निया जी, आपने बहुत बड़ी मदद की, आप सच में बहुत दयालु हैं। पराग चुपचाप खड़ा था, उसकी नजरें नीचे थीं, लेकिन जैसे ही उसने ये चापलूसी सुनी, उसने हल्का सा सिर उठाया और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। निया ने भी खेल में साथ देते हुए कहा, अरे ये तो छोटी सी बात थी, हालांकि उस पोर्शन में मेरे काफी सारे सोने के सिक्के खर्च हो गए, लेकिन अगर उससे कलर ठीक हो जाए तो ये अच्छी बात ही है। जैसे ही ये शब्द निकले, राजा का दिल धक से रह गया। अगर वो इस इशारे को नहीं समझता तो सच में वो बेवकूफ होता। राजा ने तुरंत बात संभाली, कल्लर तो नीलांग साम्राज्य से है, मैं कैसे आपको इतना खर्च करने दूं? बताए उस पोर्शन की कीमत कितनी है, मैं तुरंत किसी को भेजकर आपको दिलवा दूंगा। राजा अंदर ही अंदर जल रहा था। चालाक, बहुत चालाक। उसने अपनी आंखों के सामने देखा कैसे निया ने कल्लर को बर्बाद कर दिया, और उससे खड़े होकर ताली भी बजानी पड़ी। अब ऊपर से उसे पैसे भी देने पड़ रहे थे। क्या बेवकूफी है ये? राजा का दिल रो रहा था, लाउडली क्राइंग। जब महाराज जी खुद इतना कहना चाह रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? निया ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल चालाक लोमड़ी की तरह। वैसे ये पोशन महामहिम हर्बलिस्ट करण जी ने खुद बनाया था। इसमें सैकड़ों जड़ी बूटियां इस्तेमाल हुई हैं। मैं तो इसे किरीन नीलामी घर में बेचने वाली थी, निया ने बड़ी शांति से कहा। लेकिन उसके शब्दों ने राजा के दिल में डर की घंटी बजा दी। महामहिम हर्बलिस्ट करण, सैकड़ों जड़ी बूटियां, नीलामी घर। राजा को साफ महसूस हो रहा था, ये पोशन सस्ता नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। ओह, तो ये करण जी का बनाया हुआ है, वाकई दुर्लभ चीज है। राजा ने जबरदस्ती मुस्कान निकाली। निया ने सीधी बात कही, मैं ज्यादा नहीं लूंगी आपसे। मैंने सोचा था कि इसकी बोली 8 लाख सोने के सिक्कों से शुरू करूंगी, लेकिन आपने इतना कहा है तो बस 8 लाख में ही दे देती हूँ। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वो बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। राजा का चेहरा हरा पड़ गया। 8 लाख? ये क्या मजाक है? भले ही ये करण जी का पोषण हो, लेकिन ये कीमत तो हद से ज्यादा थी। और ऊपर से ये कोई फायदा देने वाला पोषण भी नहीं, बल्कि नुकसान वाला था। इतनी लूट! राजा अंदर ही अंदर तिलमिला उठा। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था, उसे निया की आंखों में एक ठंडी चमक दिखी, और उसी पल उसने बहस करने का ख्याल तुरंत छोड़ दिया। ठीक है, मैं अभी किसी को भेजकर तैयारी करवाता हूँ। राजा ने अपने गले में अटका हुआ खून जैसे निगल लिया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, अगर बच्चा नहीं छोड़ोगे तो भेड़िया नहीं पकड़ोगे, अगर बीवी नहीं छोड़ोगे तो गुंडा नहीं पकड़ोगे। हॉल में बैठे सभी लोगों की जान बचाने के लिए उसे ये सब सहना ही था, कोल्ड स्वेट। लेकिन निया की आंखों में जो खेल चल रहा था वो यही खत्म होने वाला नहीं था। अगले ही पल वो ऐसा कदम उठाने वाली थी जो पूरे मंथन ग्रह की ताकत के संतुलन को हिलाकर रख देगा। कुछ ही देर बाद 800,000 सोने के सिक्कों से भरी एक जादुई अंगूठी निया के पास पहुंचा दी गई। उसने बिना देखे ही उसे पराग की तरफ ऐसे उछाल दिया जैसे वो उसका निजी खजाना संभालने वाला हो। राजा जी चेहरे पर जबरन मुस्कान चिपकाए खड़े थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि निया का असली मकसद क्या है, लेकिन उसे जाने के लिए कहना उनकी हिम्मत से बाहर था। सच तो ये था कि वो अंदर से ऐसे घबराए हुए थे जैसे कांटों पर बैठे हों। निया जी, ये आपका पहली बार नीलांग साम्राज्य आना है ना? क्यों न मैं किसी को कहूं कि आपको घुमा दे? राजा जी ने हिचकते हुए कहा। निया हल्का सा मुस्कुराई, उसकी आंखों में चमक थी। उसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ मुख्य रूप से पिछली लड़ाई के बारे में बात करने आई हूँ महाराज जी। बस इतना सुनना था कि पूरा दरबार सन्न रह गया। फिर से युद्ध की बात, हर किसी का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। निया जी, आप खुलकर कहिए, ये हमारी गलती थी, राजा जी ने कड़वे मन से कहा। निया ने आराम से जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में छिपी ठंडक साफ महसूस हो रही थी। मुझे पता है कि इस युद्ध में अलग अलग देशों को सितारा महल ने भड़काया था ताकि वो मेरी वीरान भूमि पर हमला करें। मैं कोई बेवजह गुस्सा निकालने वाली इंसान नहीं हूँ, इसलिए चारों देशों पर अपना गुस्सा नहीं निकालूंगी। लेकिन ये युद्ध तुम लोगों की वजह से हुआ और मेरी वीरान भूमि को भारी नुकसान झेलना पड़ा। वो यही रुक गई, लेकिन उसकी नजरें सीधे राजा जी पर टिकी थीं। राजा जी का दिल धक से रह गया।
उन्हें तुरंत समझ आ गया कि आगे क्या आने वाला है। बिल्कुल, ये हमारी गलती है। निलांग साम्राज्य इस नुकसान की पूरी भरपाई करेगा। राजा जी ने तुरंत कहा। अच्छा है। निया ने मुस्कुराते हुए एक कागज निकाला। मेरे पास एक सूची है, महाराज जी जरा देख लें, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। राजा जी ने जैसे ही वो लंबी चौड़ी सूची देखी, उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसमें मुआवजे की इतनी लंबी लिस्ट थी कि सिर घूम जाए। टूटे हुए शहरों का पुनर्निर्माण, मरने वालों का हर्जाना, अलग अलग शहरों का आर्थिक नुकसान, सब कुछ लिखा था। हर एक चीज का हिसाब और रकम इतनी कि आसमान छू रही थी। राजा जी के मन में वही ख्याल आया जो पहले रंगून साम्राज्य के सम्राट के मन में आया था। अब तो मर जाना ही बेहतर है। इतनी बड़ी रकम राजकोष खाली कर दे तब भी पूरी नहीं होगी। कैसा है? निया ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी नजरें सीधे उस पीले पड़े चेहरे पर थीं। राजा जी ने जैसे ही मुंह खोला, तभी पराग की तरफ से अचानक एक भयंकर हत्या की भावना बाहर निकली। राजा जी का गला सूख गया। उन्होंने तुरंत अपने चेहरे को संभाला और जबरदस्ती मुस्कुराए। बहुत बहुत उचित है। मैं अभी इसकी व्यवस्था करवाता हूँ। पैसा जरूरी था, लेकिन जान उससे भी ज्यादा। जिंदा रहेंगे तो फिर कमा लेंगे। ठीक है, भरपाई करो। धन्यवाद। निया ने संतोष से सिर हिलाया। आप तो बहुत दयालु हैं। राजा जी की आवाज हंसी और दर्द का अजीब मिश्रण थी। कोई नहीं जानता था कि उनके दिल में इस वक्त कितना कड़वापन था। देवी निया जी, आप निश्चिंत रहें। चाहे पूरा निलांग साम्राज्य मिलकर मेहनत करे, हम ये रकम जरूर चुका देंगे। राजा जी ने निगलते हुए वो सूची राजकुमार को थमा दी। जैसे ही सूची हाथों हाथ आगे बढ़ी, हर एक प्रमुख और सरदार का चेहरा सफेद पड़ गया। राजा जी के पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर उन्हें डूबना ही है, तो सबको साथ लेकर डूबेंगे। जो लोग ऐशो आराम में डूबे रहते थे, अब उन्हें भी इस आग के गड्ढे में कूदना ही पड़ेगा। उनकी जान अकेले की नहीं थी। अगर पैसा देना है तो सब मिलकर देंगे। कोई पीछे नहीं हट सकता। राजा जी ने बात साफ कर दी थी, और निया के सामने कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया। सबके चेहरे कड़वे हो गए थे, दांत भींचे हुए, लेकिन फिर भी सबको सिर झुकाकर मानना पड़ा। क्योंकि जो मौत खुद बुलाते हैं, उन्हें उसका दाम भी खुद ही चुकाना पड़ता है। और अब निया की ये वसूली यहीं रुकने वाली नहीं थी। अगले निशाने पर कौन सा साम्राज्य आने वाला है? मुआवजे का मामला तय हो जाने के बाद निया ने हमेशा की तरह एडमिशन लेटर राजा जी के सामने रख दिया। लगातार झटके झेल चुके राजा जी का चेहरा उस कॉन्ट्रैक्ट को देखते ही फड़क उठा, और वो तो लगभग बेहोश ही हो गए थे। रंगून साम्राज्य से अलग निया द्वारा निलांग साम्राज्य को दिया गया ये कॉन्ट्रैक्ट साफ साफ कह रहा था कि अगर निलांग साम्राज्य पूरी तरह से वीरान भूमि से हटता है, तो कल्प शहर में मौजूद उनके सभी लोग 1 महीने के अंदर शहर खाली कर देंगे, और उसके बाद उस शहर का नियंत्रण निया के हाथ में आ जाएगा। ये राजा जी की हालत ऐसी हो गई जैसे अभी रो पड़ेंगे। हालांकि कल्प शहर अखंड सूर्य भूमि जितना बड़ा नहीं था, लेकिन उसे बनाए रखने में निलांग साम्राज्य ने बहुत लोगों और संसाधनों की कुर्बानी दी थी। अगर अब पीछे हटना पड़े तो ये तो जैसे अपने ही मांस को काटकर फेंकने जैसा था। गहलोत की हालत तो राजा जी से भी ज्यादा खराब थी। वो छोटे गहलोत के पिता थे। भले ही कल्प शहर निलांग साम्राज्य का था, लेकिन शहर प्रमुख उनका बेटा होने की वजह से उन्हें इससे बहुत फायदा मिला था। निया की इस शर्त ने सीधे सीधे गहलोत की कमाई का रास्ता ही बंद कर दिया। भगवान जानते हैं कि गहलोत और उसका बेटा ने कल्प शहर को कब का अपना निजी इलाका मान लिया था और उस पर कितनी मेहनत लगाई थी। अब बाप बेटे से वो शहर छीन लेना, ये तो उनके लिए मरने से भी बदतर था। निया ने हल्की सी सांस भरी, चेहरे पर बेबसी जैसा भाव लाकर बोली। राजा जी, आपको पता ही है कि वीरान भूमि में शहर बनाना कितना मुश्किल होता है। ये सिर्फ पैसे से नहीं बनता। कल्प शहर किस जिद और मेहनत से बना है, ये सबको पता है। मेरी हर एक सिटी भी ऐसे ही बनी है। इस एक युद्ध में मेरी 11 सिटी खत्म हो गईं, और मेरी मुख्य सिटी अखंड सूर्य भूमि भी जख्मों से भर गई है। ऐसे में अगर मैं मुआवजे के तौर पर एक छोटा सा शहर मांग रही हूं, तो ये ज्यादा तो नहीं है। निया का चेहरा ऐसा था जैसे वही नुकसान में हो। राजा जी का मन किया वहीं खड़े खड़े खून की उल्टी कर दें। मुश्किल? तुम्हारे लिए शहर बनाना मुश्किल है? किसे बेवकूफ बना रही हो? अगर इतना मुश्किल होता तो 1 साल से भी कम समय में 50 शहर कैसे खड़े कर लिए? हमारा एक कल्प शहर बनाने में ही 10 साल से ज्यादा लग गए। कोई तुलना ही नहीं है। बेशर्म, बिल्कुल बेशर्म। पैसा भी चाहिए, शहर भी चाहिए। इतनी निर्दयी भी मत बनो।
और वैसे भी वीरान भूमि पर हमला सिर्फ नीलांग साम्राज्य ने नहीं किया था, रंगून साम्राज्य, दिव्यपंथ भूमि और सप्त राज्य भी शामिल थे। हर बार हमें ही क्यों निचोड़ रही हो? किसी और देश को भी टारगेट कर लो कभी। राजा जी के दिल में गुस्सा और दर्द उमड़ रहा था, लेकिन बाहर से वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। नीचे बैठे पराग की आंखों में साफ साफ खून उतर आया था, जैसे उसकी नजरें ही चाकू बनकर उड़ जाएंगी। राजा जी को पूरा यकीन था अगर उन्होंने एक शब्द भी ज्यादा बोला तो ये लड़का बिना सोचे समझे उन पर टूट पड़ेगा और जरा भी हिचकिचाएगा नहीं। राजा जी ने गला सूखते हुए कहा, निया जी, आपका मतलब कि आगे से कल्प शहर आपका हो जाएगा, लेकिन मुझे डर है कि सिर्फ इस एडमिशन लेटर पर साइन करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। बोलते बोलते उन्होंने डरते हुए पराग की तरफ देखा। भाई, आवाज तो बहुत नर्म रखी है, मारना मत। निया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। राजा जी, आप चिंता मत कीजिए। रंगून साम्राज्य के सम्राट जी पहले ही इसी तरह के समझौते पर साइन कर चुके हैं। मैं आपकी चिंता समझती हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल आपके पास ही रहने दीजिए। जब वो संगठन खत्म हो जाएंगे जो मेरी अखंड सूर्य भूमि पर नजर रखे हुए हैं, तब फैसला लेना। खत्म कर देंगे? राजा जी ने गहरी सांस ली। क्या ये इशारा सितारा महल की तरफ था? मंथन ग्रह की दो सबसे बड़ी ताकतों में से एक, और निया उन्हें खत्म करने की बात इतनी आसानी से कर रही थी। राजा जी ने पहली बार महसूस किया, उन्होंने निया की हिम्मत को बहुत कम आंका था, और शायद बहुत जल्द पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन असली तूफान तो अभी शुरू होना बाकी था, क्योंकि अगला कदम निया किसके खिलाफ उठाने वाली थी, ये सोचकर ही सबके दिल कांप उठे। निया ने जैसे ही पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया, वह पराग के साथ महल से बाहर निकल गई। महल से निकलने के बाद उसने पराग को अपने साथ नहीं रखा। इसके बजाय उसने जटायु और अघोरा को बुला लिया। फिर चारों सीधे राजधानी के सबसे बड़े सराय में जा पहुंचे और जमकर खाने पीने लगे। निया पहले जालिम को भी बाहर बुलाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि जालिम को शरीर धारण करने में ऊर्जा खर्च होती है, उसने यह विचार छोड़ दिया। अभी के लिए बेहतर यही था कि जालिम आराम करता रहे। जब वह वापस अखंड सूर्य भूमि लौटेगी, तब उसे जल्द से जल्द और ज्यादा अंधकार तत्व सोखने देने होंगे। एक ही मेज पर चारों बैठे थे और चारों का रूप इतना अलग और आकर्षक था कि भले ही निया कोने में बैठी थी, फिर भी सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं। एक बेहद खूबसूरत युवती, एक आकर्षक युवक और दो छोटे छोटे बच्चे जो किसी चित्र जैसे लग रहे थे। ये नज़ारा बहुत ही ध्यान खींचने वाला था। कई लोग गर्दन बढ़ाकर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पराग की ठंडी नजर उन पर पड़ी, सबके सब डर के मारे चुपचाप कोने में जाकर बैठ गए, जैसे जमीन में उगते मशरूम बन गए हों। निया ने एक पूरी मेज भरकर स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए। जटायु बस आराम से थोड़ा बहुत खा रहा था। पराग चुपचाप खा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो नरमी थी, वह साफ दिखा रही थी कि वह इस पल को कितना संजो रहा है। और जहां तक अघोरा की बात थी, वह तो जैसे अपनी आत्मा ही खो बैठा था। जैसे ही खाना सामने आया, उसने दोनों हाथों से ऐसे टूट पड़ा जैसे हजारों दुश्मनों से लड़ रहा हो, पूरी खुशी के साथ बिना रुके खाते जा रहा था। निया को पैसे की कोई चिंता नहीं थी। अभी अभी उसने नीलांग साम्राज्य से एक मोटी रकम उगाही थी, तो फिलहाल वह पैसों में खेल रही थी। पहले ही वह रंगून साम्राज्य से पुनर्निर्माण और वीरान भूमि के लोगों के मुआवजे के नाम पर पैसे निकाल चुकी थी। इसलिए अब नीलांग साम्राज्य से जो उगाही हुई, वो सीधे उसकी जेब में गई। जटायु ने थोड़ा सा खाकर पूछा, अब हम सप्त राज्य जाएंगे या दिव्य पंथ भूमि? अभी अभी जागा था, भूख ज्यादा नहीं थी, लेकिन निया के अंदर रहते हुए उसने पूरा नजारा देख लिया था कि कैसे उसने नीलांग साम्राज्य को निचोड़ लिया। उसे बहुत मजा आया था। बस अफसोस यही था कि जब निया ने सम्राट को उगाहा, तब वह बेहोश था, एक शानदार तमाशा मिस कर गया। अब तो वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि बाकी दो देशों को भी निया कैसे निचोड़ती है। निया ने चाय की चुस्की लेते हुए हल्के से कहा, उन में से कोई भी नहीं जाएगा क्या? जटायु चौंक गया। क्यों? उसे समझ ही नहीं आया। जब निया इतनी मजे से उगाही कर रही थी, तो अब अचानक क्यों रुक रही है? ये तो उसकी आदत के बिल्कुल खिलाफ था। जब उसने रंगून साम्राज्य और नीलांग साम्राज्य को नहीं छोड़ा, तो फिर दिव्यपंथ भूमि और सप्त राज्य को कैसे छोड़ देगी? निया ने कंधे उचकाए और बोली, दिव्यपंथ भूमि और सप्त राज्य किसी एक इंसान के कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं वहां जाऊं भी, तो पहले उन्हें आपस में बैठकर फैसला करना पड़ेगा, बहुत झंझट है। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। मुझे ये सब जल्दी खत्म करना है। उन बेवकूफों से बहस में टाइम खराब करने से अच्छा है कि मैं तुम तीनों के साथ थोड़ा मजा कर लूं। जटायु ने भौहें सिकोड़ ली। तो क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे?
चारों देशों के लिए उसके मन में पहले से ही खराब भावना थी। अगर उन बेवकूफों ने गड़बड़ ना की होती तो उन्हें दानव बिस्ट के हमले में इतनी कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। निया ने हल्की सी ठंडी हंसी हंसी। छोड़ दूंगी, सपना देख रहे हो क्या? उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभरी। हिसाब तो पूरा होगा, लेकिन मुझे खुद जाकर लेने की जरूरत नहीं है। जटायु मुस्कुरा दिया। उसे पहले ही पता था उसकी मालिक इतनी आसान नहीं है। निया ने आराम से खाना उठाकर अघोरा, जटायु और पराग की प्लेट में डालते हुए कहा, फिक्र मत करो, उनके लिए भी मेरा तरीका तैयार है। तीनों ने सिर हिलाया और फिर चुपचाप खाना खाने लगे। कुछ दिनों तक निया ने नीलांग साम्राज्य की राजधानी में अपने इन तीनों प्यारे साथियों के साथ जमकर मजे किए। फिर आखिरकार वह वीरान भूमि लौटने के लिए रथ पर सवार हो गई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में जो चालाकी और योजना चमक रही थी, वह साफ बता रही थी अब असली खेल शुरू होने वाला है और अगला निशाना शायद पहले से भी ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। निया सीधे अखंड सूर्य भूमि वापस नहीं गई। उसने पराग को पहले ही वापस भेज दिया और खुद अकेले उजाला शहर की तरफ निकल पड़ी। उजाला शहर में सब कुछ पहले जैसा ही था। कुछ समय पहले जो बुजुर्ग वक्राल बुरी तरह डर गए थे, अब उन्होंने वीरान भूमि में ज्यादा समय बिताने की हिम्मत ही छोड़ दी थी। उन्हें डर था कि कहीं निया फिर से कोई बवाल ना खड़ा कर दे और उजाला शहर पूरी तरह से फिर से हेमंत दुर्रानी के हाथ में ना चला जाए। रात धीरे धीरे उतर आई थी। पूरा उजाला शहर शांत और ठहरा हुआ था। कमल के तालाब के किनारे हेमंत दुर्रानी अकेले बैठे थे। उनकी नजरें पानी में तैरती मछलियों पर टिकी थीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। तभी पीछे से एक हल्की मुस्कान भरी आवाज गूंजी। शहर प्रमुख दुर्रानी जी का स्वभाव तो काफी अच्छा लगता है। हेमंत दुर्रानी अचानक चौंककर पीछे मुड़े। उनकी आंखें सामने खड़ी उस शख्सियत पर टिक गईं, एक चेहरा जो अजनबी भी था और कहीं ना कहीं जाना पहचाना भी। निया, उन्होंने हल्की अनिश्चितता के साथ कहा। निया के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। क्यों, 1 साल बाद मेरा चेहरा ही भूल गए क्या? हेमंत दुर्रानी ने ध्यान से उसे देखा, फिर धीरे से बोले, शहर प्रमुख निया जी, आप बहुत बदल गई हैं। उनकी आंखों में एक पल को हल्की हैरानी चमकी, वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। निया ने अपने गाल को हल्के से छुआ, जैसे खुद को टटोल रही हो। शायद वह रोज आईने में खुद को देखती थी, इसलिए उसे फर्क महसूस नहीं हुआ। लेकिन तन में निझूमी और बाकी लोग कई बार कह चुके थे कि उसके चेहरे के नैननक्श और निखर गए हैं। एक छोटी लड़की से अब वह पूरी तरह एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। सच में, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, उसने हल्के अंदाज में कहा। हेमंत दुर्रानी ने विनम्रता से कहा, शहर प्रमुख निया जी, आप आधी रात को खुद यहाँ आए हैं, तो जरूर कोई जरूरी बात होगी। रात ठंडी है, कृपया मेरे अध्ययन कक्ष में चलिए। निया ने कंधे उचकाए और बिना झिझक उनके साथ अंदर चली गई। अध्ययन कक्ष में पहुंचकर हेमंत दुर्रानी ने निया को गौर से देखा। इतनी खूबसूरती के बावजूद उनके दिल में कोई हलचल नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, कुछ समय पहले 4 देशों ने मिलकर अखंड सूर्य भूमि पर हमला किया था। क्या आप उसी वजह से यहाँ आए हैं? निया ने भौं हल्की सी उठाई। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हेमंत दुर्रानी हल्का सा मुस्कुराए। शहर प्रमुख निया जी के रंगून साम्राज्य और नीलांग साम्राज्य जाने की खबर अब चारों देशों में फैल चुकी है। जहां तक मुझे पता है, बुजुर्ग वक्राल काफी समय से बेचैन हैं। उन्होंने तो उजाला शहर में कदम रखना भी बंद कर दिया है। शायद उन्हें डर है कि आप फिर से उनके लिए मुसीबत बन जाएंगी। निया के होंठ हल्के से मुड़े। चारों देशों के नेताओं के साथ उसका रिश्ता वैसे ही नाजुक था, और बुजुर्ग वक्राल और किचिक के साथ तो सबसे खराब। दोनों उसे शुरू से ही आंख की किरकिरी मानते थे। अब किचिक मर चुका था और कल्ल के इलाज की खबर भी बुजुर्ग वक्राल तक पहुंच चुकी थी। इसलिए अब वह डर के मारे बुजुर्ग परिषद में छिपा बैठा था। हर दिन बीमार होने का बहाना बनाता, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, बस इस डर से कि कहीं निया का अगला निशाना वही ना बन जाए। निया ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, उससे हिसाब बराबर करना, वो खुद को ज्यादा ही अहमियत दे रहा है। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया। मुझे उस जिद्दी बूढ़े के साथ वक्त बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर उसकी नजरें तेज हो गईं। निश्चिंत रहो, मैं सप्त राज्य जाने का कोई इरादा नहीं रखती, और अभी उनके साथ हिसाब बराबर करने का भी नहीं। हेमंत दुर्रानी का दिल हल्का सा धड़क उठा। निया ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं यहाँ हमारे पुराने समझौते के लिए आई हूँ। कमरे का माहौल अचानक गंभीर हो गया। उस दिन हमने एक समझौता किया था, अगर तुम उजाला शहर को सही से संभाल पाओ और अपनी ताकत दिखाओ, तो मैं तुम्हारी शर्त मान लूंगी।
निया की आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में वजन था। भले ही मैं इस दौरान मंथन गृह में नहीं थी, लेकिन उजाला शहर के बारे में मुझे सब पता है। हेमंत दुर्रानी ऐसा इंसान था जो बोलने के साथ साथ करने में भी यकीन रखता था। भले ही बुजुर्ग परिषद उसे दबाने की कोशिश कर रही थी, फिर भी उसने अपने वफादार लोगों के साथ धीरे धीरे बुजुर्ग वकराल को मुख्य शक्ति से बाहर कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो उजाला शहर भी उस युद्ध में कूद पड़ता, लेकिन इस बार उजाला शहर पूरी तरह सुरक्षित रहा। और ये हेमंत दुर्रानी की 1 साल की मेहनत का सबूत था। निया की आंखों में हल्की संतुष्टि चमकी, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वही लोग साथ चलने लायक होते हैं जिनके पास सच में ताकत होती है। और अब उसकी अगली चाल क्या होगी? क्या ये सहयोग किसी बड़े तूफान की शुरुआत बनने वाला है? आप सच में मेरे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं? हेमंत दुर्रानी की आंखों में हल्की हैरानी साफ झलक रही थी। असल में जब उसने पहले निया को साथ आने का प्रस्ताव दिया था, तो उसका एक कारण था, वह खुद उतना मजबूत नहीं था। और दूसरा कारण, निया उस समय बस अपनी नींव मजबूत कर रही थी, उसे सहयोगियों की जरूरत थी। लेकिन अब 4 देशों की संयुक्त सेना और दानव बिस्ट की लहर का सामना करने के बाद निया की पहचान दिन ब दिन आसमान छू रही थी। उसने अपनी सेना के साथ 2 बड़ी लहरों को रोक दिया था, और उसी पल से उसके शहर पूरे मंथन ग्रह में सबसे सुरक्षित जगह माने जाने लगे। जो रईस परिवार और व्यापारी पहले तमाशा देख रहे थे, अब वही अखंड सूर्य भूमि की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। 4 देशों की 30 लाख की सेना भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो अब शायद ही कोई था जो निया को गिरा सके। ऐसे में उसका खुद आकर सहयोग मांगना हेमंत दुर्रानी के लिए सच में चौंकाने वाली बात थी। निया ने शांत भाव से सिर हिलाया। बिल्कुल। हेमंत दुर्रानी की नजरें गहरी हो गईं। कारण वह बेवकूफ नहीं था, उसे पता था उसकी ताकत अभी इतनी नहीं कि वह निया की मदद कर सके। तो फिर क्यों? निया की आंखें हल्की सी सिकुड़ी और उसके होठों पर एक खतरनाक सी मुस्कान उभरी। मैं चाहती हूं कि तुम सप्त राज्य को अपने नियंत्रण में लेकर वहां के एकमात्र शासक बनो। एक पल के लिए जैसे हवा ही रुक गई। हेमंत दुर्रानी ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर साफ झटका था। निया ने बिना रुके आगे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी बुजुर्ग परिषद के 7 बुजुर्गों को हटाने में। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द तलवार जैसा भारी। बाकी काम तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें 3 साल देती हूँ। 3 साल में मुझे तुम्हें सप्त राज्य के सिंहासन पर बैठा हुआ देखना है। कमरे का माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। निया की आंखों में हल्की ठंडक चमकी। अगर तुम में वह काबिलियत नहीं हुई, तो फिर मैं खुद ही मजबूरी में सप्त राज्य की जमीन स्वीकार कर लूंगी। उसके होठों पर हल्की ठंडी हंसी तैर गई। हेमंत दुर्रानी के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। उसे पूरा यकीन था, निया ये सब करने की ताकत रखती है। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? अगर मैं सत्ता के शिखर पर पहुंच गया, तो आपको क्या फायदा होगा? निया ने सीधा उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा गंभीर थी। 3 साल बाद दानव जाति फिर से इस दुनिया में लौटेगी। एक सन्नाटा, जैसे समय ठहर गया हो, और मैं नहीं चाहती कि उस वक्त इंसान आपस में बनते हुए हों। हेमंत दुर्रानी की सांस अटक गई। दानव जाति, ये नाम ही हर किसी के लिए डरावना सपना था। वह चाहे जितना भी समझदार क्यों ना हो, उसने कभी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। ये सच है। उसकी आवाज हल्की कांप गई। निया ने कंधे उचकाए। अगर झूठ होता तो मैं ये सब क्यों करती? उसकी नजरें तेज हो गईं। 3 साल बाद मैं इंसानों की प्रतिनिधि बनूंगी, और बाकी जातियों को साथ लेकर दानव जाति के खिलाफ युद्ध छेड़ूंगी। कमरे में मौजूद हवा भारी हो चुकी थी। रंगून साम्राज्य और नीलांग साम्राज्य मेरे दबाव में आ जाएंगे। लेकिन निया थोड़ा झुकी, उसकी आवाज धीमी हो गई। मुझे एक ऐसा राज्य चाहिए जो पूरी तरह मेरे प्रति वफादार हो। हेमंत दुर्रानी चुप हो गया। अब उसे समझ आ रहा था, निया सिर्फ सहयोग नहीं, पूरी दुनिया की बिसात बिछा रही थी। उसने गहरी नजरों से पूछा, तो आप शुरू से ही सप्त राज्य जाने वाली नहीं थी? निया हल्का सा मुस्कुराए। सिर्फ सप्त राज्य ही नहीं, दिव्य पक भूमि भी। हेमंत दुर्रानी की आंखें सिकुड़ गईं। अगर आप मुझे सप्त राज्य में समर्थन दे रही हैं, तो दिव्य पक भूमि में किसे समर्थन दे रही हैं? क्या पारस लंघन को? अब सब कुछ साफ था। निया अपनी ताकत से 2 देशों को दबा रही थी, और बाकी 2 देशों में अपने लोगों को सत्ता तक पहुंचा रही थी। वह सच में मंथन ग्रह की सबसे ऊंची जगह पर बैठने की तैयारी कर रही थी। निया ने हल्के से सिर झटक दिया।
तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। उसकी नजरें सीधी उसकी आंखों में धंस गईं। मैंने तुम्हें मौका दिया है। अब तुम उसे पकड़ते हो या छोड़ते हो, ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। हेमंत दुर्रानी की मुट्ठियां धीरे धीरे कसने लगीं, क्योंकि यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, यह एक ऐसा खेल था जिसमें जीतने वाला पूरी दुनिया का मालिक बन सकता था और हारने वाला बस इतिहास बनकर रह जाएगा। और अब सवाल ये था, क्या हेमंत दुर्रानी इस खतरनाक खेल में कदम रखेगा या पीछे हट जाएगा? हेमंत दुर्रानी की नजरें निया पर टिकी हुई थीं। ये एक जुआ था। अगर वह जीत गया तो उसकी जिंदगी आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी, और अगर हार गया तो उसकी जान भी जा सकती थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने गहरी सांस ली। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। आखिरकार हेमंत दुर्रानी ने दांव खेल ही लिया। निया के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। वह जानती थी, हेमंत दुर्रानी कभी भी हालात से समझौता करने वाला इंसान नहीं था। वह महत्वाकांक्षी था, और अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह उसके हाथों में एक तेज धार वाली तलवार बन सकता था। निया ने शांत स्वर में कहा, आज से उजाला शहर वीरान भूमि में आगे विस्तार नहीं करेगा। फिलहाल मैं तुम्हारी पहचान उजाला शहर के शहर प्रमुख के रूप में बनाए रखूंगी। उसकी आंखें हल्की चमकीं। लेकिन जब तुम सप्त राज्य के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच जाओगे तो उजाला शहर मेरा होगा। हेमंत दुर्रानी बिना झिझक बोला, जैसा आप चाहें। अगले ही पल वह अचानक खड़ा हुआ और फिर एक घुटने पर झुककर निया के सामने नतमस्तक हो गया। उसकी आवाज भारी थी। वह निया के प्रति अपनी वफादारी की शपथ ले चुका था। अपनी इज्जत के लिए, अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए, वह सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। निया ने बिना भाव बदले आगे कहा, 3 महीने बाद सप्त राज्य के सातों बुजुर्ग मर जाएंगे। कमरे में ठंडी हवा दौड़ गई, और वहां का सम्राट गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएगा। उस वक्त सप्त राज्य में छिपे सारे दानव विद्रोह कर देंगे। उसकी नजरें सीधी हेमंत दुर्रानी पर टिक गईं। उन सबको कैसे संभालना है, ये तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करेगा। एक पल की खामोशी। मुझे निराश मत करना। निया अपने लोगों के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करती थी। अब जब हेमंत दुर्रानी ने वफादारी दिखाई तो वह खुद उसके लिए रास्ता तैयार करेगी। लेकिन जनता का दिल जीतना और शिखर तक पहुंचना, ये सिर्फ उसकी अपनी ताकत पर निर्भर था। हेमंत दुर्रानी ने सिर झुकाकर दृढ़ आवाज में कहा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा प्रमुख। उसकी मुट्ठियां कस गईं। वह अपने सामने आए किसी भी मौके को अब खोने वाला नहीं था। निया ने हल्का सा सिर हिलाया। अच्छा। फिर उसकी आंखें ठंडी हो गईं। याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 3 साल हैं। अगर 3 साल में तुम सिंहासन तक नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगी। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, बस ठंडी सच्चाई थी। जी। हेमंत दुर्रानी जमीन पर झुका हुआ दृढ़ता से बोला, निया मुरी, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे अपने हाथ में है। 3 साल बाद मैं तुम्हें सिंहासन पर बैठे देखना चाहती हूँ। इतना कहकर वह वहां से चल दी। हेमंत दुर्रानी उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा। जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गई, वह वहीं खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज जल रही थी, लालसा, सत्ता की लालसा। 3 साल, उसने धीरे से बुदबुदाया। 3 साल में मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निया उजाला शहर से निकलकर बर्फीला शहर नहीं गई, और उसने पारस लंघन से भी कुछ नहीं कहा। उसका रिश्ता पारस लंघन के साथ हेमंत दुर्रानी जैसा नहीं था। वह सिर्फ फायदे पर आधारित नहीं था, वह उसके स्वभाव पर भरोसा करती थी। इसलिए वह अपने इस धर्म भाई पर इतनी कठोर शर्तें थोपना नहीं चाहती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हेमंत दुर्रानी से बात खत्म करने के बाद निया ने जटायु को बुलाया और सीधे अखंड सूर्य भूमि की ओर उड़ चली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अखंड सूर्य भूमि इस समय बेहद चहल पहल से भरी हुई थी। 2 बड़ी लड़ाइयों के बाद 1 महीने में शहर की दीवारें पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। घायलों का इलाज हर्बलिस्ट और वैद्यों ने कर दिया था। अब शहर फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौट आया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे ही निया वापस लौटी, आर्यन हवेली के बाहर खड़ी सैकड़ों गाड़ियों को देखकर सिर पकड़कर बैठा था। उसके चेहरे पर साफ थकान और झुंझलाहट थी। निया को देखते ही उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो इस बार अच्छा खासा खजाना लेकर आए हो। निया ने भौं उठाए। हवेली के बाहर खड़ी हर गाड़ी पर चारों देशों के निशान लगे हुए थे, और उन गाड़ियों में हर तरह के दुर्लभ खजाने भरे पड़े थे।
एक गाड़ी तो बिना सारथी के खड़ी थी, लेकिन बाकी सब खजाने से लदी हुई थीं। निया ने हल्की हैरानी से पूछा, क्या दिव्य पक भूमि और सप्त राज्य ने भी ये खजाने भेजे हैं? वह अभी तक वहां खुद जाकर हिसाब लेने नहीं गई थी, लेकिन लगता था वे खुद ही समझदार बन गए थे। आर्यन ने हाथ में पकड़ी सूची को देखते हुए कहा, हाँ, और ये खजाना नीलांग साम्राज्य और रंगून साम्राज्य से कम भी नहीं है। उसकी सुंदर आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं, और उसके चेहरे पर उसकी चालाक मुस्कान साफ झलकने लगी। लगता है अब खेल सिर्फ ताकत का नहीं रहा, बल्कि चाल और दिमाग का असली युद्ध शुरू होने वाला था।